हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, आप सभी को शायद पता होगा कि हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री को यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को आर एस शर्मा की बुक से कवर कर रहे हैं। आर एस शर्मा की जो बुक पहले ओल्ड एनसीईआरटी में चलती थी, 11th क्लास की टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, उसे बाद में तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन उसे आज भी रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप आर एस शर्मा की उस बुक को ज़रूर पढ़ें। आपको एंशियंट हिस्ट्री का एक ओवरव्यू वहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो उसी बुक को हम कवर करेंगे और उसका एक डिटेल वर्जन है जो कि आर एस शर्मा ने बाद में लिखा था, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन ने इसे छापा है, जिसका नाम है इंडियाज एंशियंट पास्ट। इसको हम कवर करेंगे जिसमें 31 चैप्टर्स हैं, जिसको चैप्टर वाइज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले चैप्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं और उससे भी पहले हमने प्राचीन भारतीय इतिहास की समय रेखा यानी टाइमलाइन को डिस्कस किया, उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा, बेसिक टर्मिनोलॉजी को पढ़ा कि इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत कहाँ से लेके कहाँ तक हमें पढ़ना है, उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, जैसे कि बीसीई क्या होता है, एडी क्या होता है, सेंचुरी कहाँ से कहाँ तक होती है, मिलेनियम क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कस करी। प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, ये चीज़ें होती क्या हैं, वो चीज़ें हमने डिस्कस वहाँ पे करी थी। उसके बाद चैप्टर 1 में हमने ये डिस्कस किया कि प्राचीन भारतीय इतिहास को हम पढ़ते क्यों हैं, उसके पीछे हमारा मकसद क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास पर आधुनिक इतिहासकारों का दृष्टिकोण क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि भाई इतिहास तो इतिहास है, उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू की ज़रूरत क्या है, कि भाई कोई घटना ऐसे हुई तो वैसी हुई, उसे यूं का यूं पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर अलग अलग अप्रोचेज क्यों। तो दोस्तों, एक बात आपको पता है कि इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकालते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जब हम निकालते हैं, खुदाई से हमें जो जो चीज़ें निकल के आती हैं हमारे सामने, तो हर एक व्यक्ति उसे अलग तरीके से देखता है। कोई कहता है कि इसका मतलब ये निकलता है, कोई कहता है इसका मतलब ये निकलता है। उसके बाद जब लिखित चीज़ें भी हमें मिलती हैं तो कोई उसे सही मानता है, कोई नहीं मानता, कोई किसी चीज़ को माइथोलॉजी मानता है, कोई उसे सही मायनों में उसका स्ट्रक्चर को सही मानता है। अब इस तरीके की अप्रोचेस निकल के क्यों आती हैं? इतनी सारी अप्रोचेस क्यों? उसके पीछे एक तो इंटरप्रिटेशन हो गया कि भई अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है आइडियोलॉजी। किसी भी परसेप्शन के बनने के पीछे एक विचारधारा होती है। अब वो विचारधारा किस तरीके से होती है? हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई राजनीतिक विचारधारा होती है। कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है, कोई मार्क्सिस्ट है, कोई सेंट्रलिस्ट है, किसी की अलग तरीके की सोच है। तो अलग-अलग तरीके की सोच देखने को मिलती है। सोशल और पॉलिटिकल और रिलीजियस अलग-अलग तरीके की आइडियोलॉजीज़ होने की वजह से अलग-अलग तरीके के परसेप्शन डेवलप होते हैं और ये परसेप्शंस हिस्ट्री को भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट करते हैं। अलग-अलग हिस्टोरियंस जो कि ह्यूमन बीइंग्स ही थे ऑब्वियसली, उनके इतिहास को हम पढ़ते हैं, जो उन्होंने इतिहास लेखन किया, उनके पीछे उनकी मानसिकता थी, उनका परसेप्शन था, उनका एजेंडा था। अब वो कौन से लोग थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को लिखा, उसकी हम बात करेंगे। तमाम तरीके के जो इतिहासकार भारत में हुए, जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखा, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसे हिस्टोग्राफी भी कहते हैं। हिस्टोग्राफी पे हम अगर चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे जो आर एस शर्मा का जो दृष्टिकोण है भारतीय इतिहास लेखन के ऊपर, जो उनके विचार हैं भारतीय इतिहासकारों के ऊपर, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हम ऐड करेंगे कि भाई जो आर एस शर्मा थे, वो भी तो एक इतिहासकार थे, तो उनका भी तो एक नज़रिया होगा, उनका भी तो एक दृष्टिकोण होगा, उसका भी तो कोई क्रिटिसिज़्म होगा, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आर एस शर्मा ने बाकी लोगों के इतिहास लेखन का तो ओवरव्यू भी किया और उसे क्रिटिसिज़्म भी दिया, तो उनके इतिहास का भी कहीं न कहीं कोई ना कोई क्रिटिसिज़्म तो है ही, उसे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक स्लाइड में उसका भी डिस्कशन रहेगा। तो जो आइडियोलॉजी है, वो बड़ी इम्पैक्ट करती है हिस्ट्री को, और हिस्ट्री को नहीं, हर तरीके की चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। अब एक बात आपको पता होगी, ये कहा जाता है कि इतिहास जो है वो ताकतवर लोगों का गुलाम रहा है। क्यों कहा जाता है ऐसा? कि मान लीजिए एक राजा है, अब ये राजा जो है इसके समय पुराने समय पे जो राजा हुआ करते थे, एंशिएंट पीरियड की स्पेसिफिकली मैं ज़्यादा बात करूँ तो, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें या मिडाइवल की बात करें तो उस समय तो बहुत सारे लोग शिक्षित थे और कंटेम्प्रेरी टाइम में
कोई राज दरबार में रहे वही इतिहास लिखे ऐसा ज़रूरी नहीं था। लेकिन प्राचीन काल में ज़्यादातर लोग जो इतिहास लिखते थे, इतिहास नहीं बेसिकली उस दौर के बारे में जो जानकारी लिखते थे, वो वैसे ही लिखते थे कि जैसा कि राजा चाहता था। क्यों? क्योंकि राजा की मर्ज़ी के बिना कोई चीज़ वहाँ पे हो नहीं सकती थी। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएँ, राजा की मर्ज़ी के खिलाफ कोई उसका राइटर जो उसके राज दरबार में बैठा है, राजा का क्रिटिसिज्म कर देगा क्या? वो तो राजा की जो है तारीफ़ ही करेगा, उसका महिमा मंडल ही करेगा। इसीलिए जो इतिहास है, वो बेसिकली उस टाइम पे जो जानकारी मिली, वो उस राजा के बारे में पता चल गई। इसलिए हम सिर्फ़ वहाँ पे क्या अवेलेबल था, जो लिखित में है, उसे प्रमाणिक तौर पे नहीं मानते। आर्कियोलॉजी का भी एविडेंस का भी सहारा लेते हैं, फ़ॉरेन अकाउंट्स का भी सहारा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ट्रू हिस्ट्री जो है वो सामने नहीं आ पाती। उसके बाद क्या है, परसेप्शंस डेवलप होते हैं, सेंस ऑफ बीइंग व्हाट पीपल आर इंटरेस्टेड इन, लोग क्या चीज़ प्रूव करना चाहते हैं। अब आपको पता है पास्ट हो चुका है, प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं आप कंटेम्परेरीली उसे देख रहे हैं, उसमें भी तो परसेप्शन है। एक राजनीतिक पार्टी जब किसी देश को गवर्न करती है, तो एक ही पॉलिसी के कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं और कुछ लोग उसको सपोर्ट करते हैं। दो लोग जब लड़ रहे होते हैं तो आपको पता है कि दोनों अपने अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करते हैं, दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और ट्रुथ के वर्जन बन जाते हैं। ये अपना सच बताता है, ये अपना सच बताता है, लेकिन अल्टीमेटली सच तो एक ही है कि दोनों में जिसकी गलती है उसे आप सेपरेट होके थर्ड पर्सन व्यू से देखें, तब आपको चीज़ें पता चलेंगी। और थर्ड पर्सन व्यू जनरेट करना, एक रैशनल व्यू जनरेट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके मन की विचारधाराएं, आपके दिमाग की जो विचारधाराएं हैं वो डेवलप हुई हैं, आपकी पॉलिटिकल विचारधारा, आपकी रिलीजियस विचारधारा, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक विचारधाराएं जो जन्म लेती हैं और उनका ग्रोथ होता है आपके अंदर, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लेखन पे भी पड़ता है और आपके नज़रिए पे भी पड़ता है, जो कि आपके रैशनैलिटी को कहीं ना कहीं रोकता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपनी रैशनैलिटी को ऊपर रखते हैं बाकी सब चीज़ों से और सब चीज़ों को एक स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अपनी किसी भी जो सामाजिक या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से परे होकर। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो डिफरेंट लोग, डिफरेंट ग्रुप के बीच में जब इतिहास लेखन होगा तो इंटरप्रिटेशन भी अलग तरीके से ही होगा। फ्यूचर की घटनाओं के भी परसेप्शन होते हैं और उस परसेप्शन में भी बहुत सारे डिफरेंस मिलते हैं। तो पास्ट और फ्यूचर के बारे में जब परसेप्शंस होते हैं, आकलन निकाले जाते हैं, पास्ट तो घटित हो चुका है ऑलरेडी, उसके ऊपर भी आपको परसेप्शंस मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है। प्रेजेंट को छोड़ दें जाए तो पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत सारे आपको वेरिएशन मिलेंगे अलग अलग लोगों के बीच में। अब ये परसेप्शंस डेवलप कैसे होते हैं? डिफरेंट तरीके के आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स से। अब ये आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स क्या हैं? मैंने अभी आपको बताया, राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, धार्मिक विचारधारा, जहाँ पे आप जन्मे हैं, पैदा हुए हैं, वहाँ का स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, तमाम चीज़ें जो हैं उसे इन्फ्लुएंस करती हैं और उसकी वजह से एक व्यक्ति की आइडियोलॉजी डेवलप होती है और उस आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट जो है उसकी राइटिंग पे भी पड़ता है, उसके इंटरप्रिटेशन पे भी पड़ता है, उसके परसेप्शन डेवलपमेंट पे भी पड़ता है। तो वो कौन से लोग थे जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखा और अपना ओवरव्यू जो है उसके ऊपर दिया? तो पहले हैं कॉलोनियल हिस्टोरियंस, कॉलोनियल व्यू और उनका कंट्रीब्यूशन भी उसमें हम डिस्कस करेंगे। कॉलोनियल कौन? अब आप जानते हैं कि भारत तकरीबन 200 साल तक ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा और उसी दौर में जब भारत गुलाम था उसे कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। तो वो हिस्टोरियंस जो कि कॉलोनियल थे, बेसिकली ब्रिटिश हिस्टोरियंस की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने इतिहास लिखना सबसे पहले शुरू किया था भारत का सिस्टमेटिक तरीके से। उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से भारतीय इतिहास को लिखना शुरू किया और उस दौरान उनकी मंशा क्या थी, उनका एजेंडा क्या था, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? आइडियोलॉजी ये थी कि भारत को दबा के रखना है, इसके ऊपर रूल करना है। तो इस विचारधारा के साथ और इस एजेंडा के साथ जब उन्होंने इतिहास लिखा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ निकल के आया होगा और उसको काउंटर करने के लिए नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस का जो है राइज होता है। उन्होंने अपनी अप्रोच निकाली और उन्होंने कॉलोनियल व्यूज को काउंटर करने के लिए अपना इतिहास लेखन शुरू किया, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग आए, उन्होंने भी इतिहास लेखन शुरू किया और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि हमें तो सच्चा इतिहास जानना है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आर एस शर्मा जो हैं अपने आप को भी इसी नॉन पॉलिटिकल ग्रुप में मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर एस शर्मा को भी लेफ्टिस्ट या मार्क्सिस्ट अप्रोच का हिस्टोरियन माना जाता है। तो उनका इतिहास लेखन भी एक अलग तरीके का था, उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नॉन पॉलिटिकल हिस्टोरियंस जो इतिहास लिखते हैं, जिनका एक बायस नहीं होता किसी तरफ,
वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इन इतिहासकारों का जो है दबदबा भारतीय इतिहास पर काफ़ी रहा, जो आज के समय क्रिटिसिज्म भी काफ़ी होता है। कई लोग ऐसा कहते हैं, स्पेशली राइटिस्ट जो हैं, वो कहते हैं, दक्षिणपंथी हैं, वो कहते हैं कि इतिहास लेखन के ऊपर हमेशा से लेफ्टिस्ट लोगों का कंट्रोल रहा है और उन्होंने हमारे इतिहास को डिमीन करके रख दिया। उन्होंने हमारे सामाजिक ढांचे को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है और उन्होंने रिग्रेसिव वे में इतिहास लिखा है। इस तरीके के उनके ऊपर आरोप लगते हैं और उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हमें इतिहास पुनः लिखित करना चाहिए, उसे रीराइट करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो जिन लोगों को आर एस शर्मा अभी नॉन पॉलिटिकल कह रहे हैं, उनके ऊपर आज के समय लेफ्टिस्ट होने का या रिग्रेसिव होने का आरोप भी लगता है। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, कभी हम इसको डिस्कस करेंगे दोबारा कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो लोग क्या तर्कपूर्ण बात करते हैं और क्या उनकी बातों में भी कम्युनल अप्रोच है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और एक कम्युनल अप्रोच की भी हम बात करेंगे जिसमें लोग जो हैं अपने आपको महान बताने के लिए, अपनी कम्युनिटी को, अपने रिलीजन को, अपने पूर्वजों को महान दिखाने के लिए एक कम्युनल अप्रोच का भी सहारा लेते हैं और इतिहास को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो अप्रोचेज़ हैं जो आप हिस्टोग्राफी में देखते हैं एंशिएंट इंडिया की अलग-अलग इतिहासकारों के अपने-अपने दृष्टिकोण के नज़रिए से, ठीक है? दृष्टिकोण के तरीके से। अब हिस्टोग्राफी को आप अगर देखें इंडियन ट्रेडिशंस में, तो आपको एंशिएंट पीरियड की जो हिस्टोरियोग्राफी है, मिडाइवल और मॉडर्न पे अभी नहीं जाएँगे हम। यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, अर्ली इंस्क्रिप्शंस जो हुए हैं उनकी भी बात करेंगे। यहाँ पे नहीं करेंगे, आगे करेंगे जब हम सोर्सेज़ की बात करेंगे कि कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं जिनसे हम इतिहास लेखन करते हैं, इतिहास के नतीजों पे पहुँचते हैं कि ये घटना ऐसे घटित हुई होगी। चाहे उसमें आर्कियोलॉजी की बात कर लें, चाहे उसमें ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी बात कर लें, चाहे मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात कर लें, रिटन की बात कर लें, रिटन हिस्ट्री की बात कर लें, फॉरेन अकाउंट्स की बात कर लें, उनकी बात हम अगले लेक्चर में करने ही वाले हैं। तो इसमें कॉलोनियल हिस्टोग्राफी है, अभी मैंने आपको बताया ओरिएंटलिस्ट हैं, वो उसमें भी आपको कॉलोनियलिस्ट ही नज़र आएँगे। 2 तरीके के कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे, एक तो वो जिनका पूरा एजेंडा ये था कि भई हमें तो इस देश को कॉलोनाइज़ करके रखना है, दबा के रखना है, तो दबा के रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको डिमीन करना है, इनके पास्ट के बारे में ये बताना है कि तुम तो कुछ नहीं थे, हमने तुम्हें सिविलाइज़ किया है। फिर ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस आए कुछ ऐसे बाद में आगे चल के उन्होंने थोड़ा-सा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया। फिर नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस आए, उन्होंने थोड़ा-सा ये पॉइंट ऑफ रखा कि हमें तो आज़ाद होना है, तो हमें अपने पास्ट को कहीं न कहीं थोड़ा ग्लोरीफाई करना है और कॉलोनियल टाइम में जो कुछ घटनाएँ हुई उसको रिग्रेसिव वे में दिखाना है, ये चीज़ होती ही है। फिर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की बात आती है जिसमें कासाम्बी हैं, शरद पाटिल हैं, डांगे हैं, आर एस शर्मा भी इंक्लूड होते हैं इसमें। उसके बाद सबाल्टर्न हिस्टोरियंस हैं, महात्मा गांधी, फुले, कुछ जो सोशलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर्स भी थे बेसिकली, यहाँ पे पॉलिटिशियन भी थे, इनकी बात आती है। फिर फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस की भी बात आती है। तो जब हम हिस्टोग्राफी को डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमें ओनली और ओनली एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर आर एस शर्मा के इस चैप्टर को डिस्कस करना है, तो इसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। तो अब आपको ये बात पता होगी कि प्राचीन काल से भारत में चीज़ें लिखित हो जाती हैं। हमारे रामायण महाभारत जैसे एपिक हैं, पहले श्रुतियाँ थी, फिर रिटन में उनको कंपाइल किया गया। सबसे पहले जो टेक्स्ट हैं भारत में वो कौन से हैं जो कि अंडरस्टैंड किए गए, वो हैं वैदिक टेक्स्ट। ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद अगले पीरियड में लिखे गए। तो उस समय पे भी चीज़ें तो लिखी जाती थी। हैंड रिटन एपिक्स भी आपको उस समय पे मिलते हैं। एजुकेटेड इंडियन तो थे ही, ऋषि मुनि और ये सब थे, पुराणिक सेमी बायोग्राफिकल वर्क और ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं उस समय पे, लेकिन वो इतिहास नहीं है। वो अपने काल की बात कर दी। इतिहास वैसे रामायण महाभारत को इतिहास के तौर पे देखा जाता है हिंदुइज्म में, और हिस्ट्री में उसे हिस्ट्री के तौर पे नहीं देखा जाता। हिस्ट्री जो कि एक विज्ञान है बेसिकली, उसमें अभी तक रामायण और महाभारत को इतिहास नहीं माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत सारे वेरिएशन मिलते हैं, एक प्रॉपर तरीके से टाइमलाइन नहीं मिलती है। जब मैंने आपको महाभारत और रामायण के बारे में भी पढ़ाया था अभी रिसेंटली, जिसमें मैंने कहा था, आपसे डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे सबूत हैं जो मिलते हैं कि रामायण हुई थी या महाभारत हुआ था, लेकिन समय काल में फिर डिस्कशन आ जाता है। कोई सोर्स ये बताता है कि रामायण इस दौर में हुई, कोई समय काल ये बता देता है कि इस दौर में हुई, कोई रिटन में इस दौर में बता देता है। तो बहुत सारे वेरिएशन मिलते हैं। इसीलिए अगर हम इतिहास लेखन की सही परंपरा की बात करें तो वो मॉडर्न रिसर्च और मॉडर्न तरीके से जो इतिहास लेखन का जो तरीका है वो शुरू हुआ तकरीबन 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी यानी कि कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश दौर, जिस समय ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियंस को और ब्रिटिश
कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स को ही इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि अगर हमें भारतीयों के ऊपर रूल करना है तो हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई किस तरीके के कानून व्यवस्था होगी, किस तरीके के कस्टम्स होंगे, किस तरीके के सामाजिक जो है कस्टम्स होंगे, जिनके ऊपर किसके ऊपर हमें नियंत्रण करना है, किसको हम नहीं छेड़ सकते, क्योंकि वरना अगर सोशल कस्टम्स वगैरह के साथ हमने छेड़छाड़ करने की कोशिश करी तो हम उसके साथ दिक्कतें हो सकती हैं। चाहे आप बेसिकली आप शादी मैरिज एक्ट वगैरह ये सब बनाए तो क्या करना पड़ेगा, इन लोगों का पास्ट पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये लोग हैं कैसे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका सोशल डेवलपमेंट कैसा हुआ है, इनके सामाजिक ढांचे कैसे हैं, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा रहा है पहले। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि हिंदू लॉज को पढ़ना शुरू किया इनहेरिटेंस के लिए, बेसिकली कि अगली पीढ़ी में किस तरह से इनहेरिटेंट होगा, चाहे परिवार की वो प्रॉपर्टी की बात कर लें या किसी दूसरी चीज़ों की बात करें। तो जब बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र है ब्रिटिशर्स ने बक्सर की लड़ाई के बाद कंट्रोल में ले लिया था 1765 में, तो उनके बाद उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि इन लोगों को हमें कंट्रोल करना है, इन लोगों को हमें रूल भी करना है। अब उससे पहले आपको पता है प्लासी से पहले उनकी मंशा नहीं थी कि वो रूल करें। उससे पहले भले ही मंशा रही होगी बैकग्राउंड में, लेकिन पहले तो वो व्यापार करने आए थे। फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, उसके बाद उन्होंने बंगाल को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में ले लिया, वहां पे वैसाल जो है नवाब बना दिया। उसके बाद 1765 में जब दूसरी लड़ाई हुई बक्सर की, तब उन्होंने ये सोचा कि अब तो इनके ऊपर कंट्रोल भी हम ही करेंगे, रूल भी हम ही करेंगे। तो उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट और ये सब चीज़ें आई और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे भारत के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया। और ये जो पूरा क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, लगभग पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था। यहाँ पे भले ही राजा रजवाड़े थे, अलग अलग जगहों पे प्रिंसली स्टेट्स भी थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही थे। इसलिए वो पूरे देश में एक कानून व्यवस्था को इंस्टॉल करना चाहते थे। और कानून व्यवस्था जो है वहाँ के लोगों के ऊपर वैसी ही बन सकती है जैसा जहाँ के ऊपर आप रूल कर रहे हैं। तो भारत में अगर वो रूल करना चाहते थे तो भारतीयों की परंपराओं के हिसाब से कानून बनाने पड़ेंगे, उनके हिसाब से व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। इसलिए उन्होंने क्या है, भारतीयों के पुराने टेक्स्ट्स को पढ़ना शुरू किया, उनको ट्रांसलेट करना शुरू किया। और 1776 में मनुस्मृति को पढ़ा गया। और मनुस्मृति जो कि लॉ ऑफ मनु एक स्मृति है और एक पुराण है पुराना, जिसमें बेसिकली जिसे धर्मशास्त्र कहा जाता है, जिसमें वो एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल बुक थी उस समय की, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई, जिसके काफी सारे क्रिटिसिज्म भी हैं, आपको पता होगा। इसको अंडरस्टैंड करके और इसको ट्रांसलेट करके एक कोड बनाया गया था, एक कोड ऑफ जिंटो लॉज। मनुस्मृति को ये करके ऑर्डिनेशंस ऑफ द पंडित्स ये करके इसको इंस्टॉल किया गया, कि ये समझा गया कि मनुस्मृति में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी तरीके से भारतीय हिंदू समाज समय समय पे चलता रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर हमें हिंदुइज्म में ही बात करें तो बहुत सारी स्मृति हैं, मनुस्मृति, नारद स्मृति, इस तरीके की 50-60 से ज़्यादा स्मृतियां हैं। तो एक स्मृति को पढ़ के उसको ट्रांसलेट कर लिया गया और उसके हिसाब से ही हिंदू लॉज को अडेप्ट किया गया कि भाई हिंदू लॉज तो इस तरीके के रहे होंगे। अब मनुस्मृति में कुछ रिग्रेसिव चीज़ें भी थी जो ट्रांसलेशन के सामने आई, और या फिर उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, जो भी चीज़ें रही होंगी। और मनुस्मृति टेक्स्ट जो है भी वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है। तो मनुस्मृति का विवाद भी यहाँ से पैदा हुआ। एक बात आपको पता होनी चाहिए, उस समय जो पंडित थे वो क्या है, ब्रिटिशर्स के साथ सहयोगी बन गए, उनके एसोसिएट्स बन गए और हिंदू सिविल लॉज बनाने में उनकी मदद करने लग गए। और मुस्लिम्स में जो मौलवीज थे वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गए मुस्लिम्स के लिए, और उन्होंने मुस्लिम्स के लिए रूल बनाने शुरू कर दिए। तो दो ही मेजोरिटी रिलीजन थे यहाँ पे, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है यहाँ के वो फॉलो करते थे 18वीं शताब्दी तक। पहले की बात करें तो उस समय तो आपको पता है जैनिज्म, बुद्धिज्म और बहुत सारे रिलीजन थे, लेकिन मेजोरिटी में ये दो रिलीजन थे इस समय तक आते आते। इसलिए उन्होंने इन दो के ऊपर फोकस किया, इनके प्राचीन टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया। और आपको पता है इस्लाम के लिए तो आपको वही पढ़ना है, कुरान वगैरह हदीत वगैरह पढ़ना है, जो कि आपको भारत के बाहर भी मिलना ही था। लेकिन हिंदुओं के लिए जो रूल थे वो यहाँ पे हिंदुस्तान में ही मिलने थे, और उसके लिए उन्होंने मनुस्मृति और इस तरीके के टेक्स्ट पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उन्होंने एंशियंट लॉज और कस्टम्स को पढ़ने के लिए क्या किया, अलग अलग तरीके की सोसाइटीज़ बनाई। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये सर विलियम जॉन्स ने बनाई थी, और इसका काम ये था कि इंडियंस की हिस्ट्री को जानना, उनके कल्चर को, उनके सामाजिक ढांचे को समझना, इन चीज़ों को जानने के लिए उन्होंने ये सोसाइटी बनाई थी बंगाल में।
ये सोसाइटी अभी भी चलती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। अब यहाँ पे उनके सामने संस्कृत भाषा सामने आई, क्योंकि संस्कृत भाषा में ज़्यादातर टेक्स्ट लिखे गए थे। ज़्यादातर टेक्स्ट्स को, जो हिंदुइज्म के टेक्स्ट हैं, उनको कंपाइल किया गया था संस्कृत भाषा में गुप्ता पीरियड के दौरान। पहले से थे वो, लेकिन पहले वो श्रुतियों में थे और धीरे-धीरे उनको कंपाइलेशन होने लग गया। तो 5th-6th सेंचुरी तक आते-आते बहुत सारे जो हैं हिंदू टेक्स्ट जो हैं उनको कंपाइल किया जा चुका था। उसके बाद संस्कृत भाषा के बारे में जब उनके दिमाग में चीज़ें आई, तो उन्होंने संस्कृत भाषा के रूट वर्ड्स और इन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। तो उनको ये समझ में आया कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक, ये तीनों भाषाएं जो हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, और उस फैमिली का नाम क्या है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जिसकी शुरुआती समय में प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस रही। और उस फैमिली में देखिए आज के समय दुनिया भर की कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। इसमें इटैलिक यानी लैटिन भाषा और ओस्कान भाषा भी इसी में थी। हेलेनिक जो लैंग्वेज थी यानी क्लासिकल ग्रीक, और उसके बाद ग्रीक डेवलप हुई उससे, वो भी इसी फैमिली का हिस्सा है। फिर अल्बानियन भाषा जो है वो भी इसका पार्ट है। जर्मेनिक लैंग्वेजेस हैं वो भी इसी फैमिली का पार्ट हैं। और इंडो ईरानियन लैंग्वेज, जिसमें एक तरफ तो ईरानियन लैंग्वेज हो जाती हैं, जिसमें ओल्ड पर्शियन और जो बाकी भाषाएं फारसी वगैरह हैं वो, और दूसरी तरफ है इंडिक लैंग्वेज, जिसमें इंडो आर्यन लैंग्वेज, संस्कृत जैसी भाषाएं आती हैं। उसके बाद इसी से हिंदी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, गुजराती, ये सारी भाषाएं किससे निकली हैं? संस्कृत से निकली हैं या इंडो आर्यन लैंग्वेजेस से निकली हैं। तो ये एक बड़ी फैमिली है, भाषा की एक बहुत बड़ी फैमिली है। तो एंशियंट लैंग्वेजेस से ही तो नई लैंग्वेजेस निकली हैं। संस्कृत एक एंशियंट लैंग्वेज है, काफी प्राचीन भाषा है। उस प्राचीन भाषा से आज के समय बहुत सारी भाषाएं निकल गई। तो ये बातें इनको पता चली, और जब इन्होंने स्टडी किया, कभी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेजेस हैं उनकी फैमिली कैसे डेवलप हुई, उसमें क्या की फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें पता चलती हैं कि इसी फैमिली का पार्ट है। सेल्टिक भाषा, अर्मेनियन भाषा, बाल्टिक, स्लाविक भाषा जिसमें रशियन भी आती है, ये तमाम भाषाएं जो है वो कहाँ से निकली हैं? प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस से, जिसका ओरिजिन यहाँ स्टेपीज से कहीं से हुआ, और यहाँ से ही अलग अलग क्षेत्रों में जब यहाँ के लोग जो हैं ट्रेवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो उनके साथ उनकी भाषाएं वो जो हैं वो अपने साथ कैरी करके लेके गए, और वहाँ पे वो भाषाएं आज बोली जाती हैं। तो जब इन लोगों ने उनकी स्टडी करी, और उसके बाद तो आने वाले समय में भी तो क्या हुआ, ब्लड ग्रुप्स, हैप्लो ग्रुप्स, इन चीज़ों की भी स्टडी होने लग गई। तो इनको ये समझ में आया, कॉलोनियल हिस्टोरियंस को, कि भारतीय लोग जो हैं, भारतीय मूल के जो आर्यावर्त वाले क्षेत्र में, उत्तर भारत में रहने वाले लोग हैं, जिनकी मेन भाषा संस्कृत थी, और संस्कृत से ही निकली हुई सारी भाषाएं वो आज भी बोलते हैं, वो लोग जो हैं स्टेपीज से आए। और उनकी कई सारी वेव्स, आर्यन इन्वेजन थ्योरी और ये मैक्स मुलर ने दी थी, आपको पता होगा, वो यहाँ से आए कई वेव्स हैं, और यहाँ पे आने के बाद कुछ ईरान की तरफ चले गए, उनकी भाषा ईरानियन लैंग्वेज हो गई, और यहाँ पे आए वो लोग इंडिक लैंग्वेज, यानी ये जो हमारी संस्कृत और दूसरी भाषाएं हैं वो बोलने लगे। द्रविडियन भाषाओं को छोड़ के संस्कृत भाषा को क्या माना गया? इन्होंने ये माना कि ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ठीक है, अब क्या हुआ कि संस्कृत भाषा के लिखे हुए जितने भी टेक्स्ट थे उनका ट्रांसलेशन होना शुरू हुआ, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम और इस तरीके के जो पुराने बड़े बड़े पॉपुलर टेक्स्ट थे, जिस तरीके के नाटक वगैरह, जैसे कालिदास की रचनाएं और प्राचीन रचनाएं जो थी भारतीय कवियों की और ऋषि मुनियों की, उनका ट्रांसलेशन हुआ। भगवत गीता, जो कि भारत में हिंदुइज्म का एक बहुत ही होली टेक्स्ट है, उसको ट्रांसलेट किया विल्किंस ने 1785 में, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी जो किताबें हैं उनका ट्रांसलेशन हुआ। और इससे पहले भी उनका ट्रांसलेशन हो रहा था, ऐसा नहीं है, मुगल काल में भी ट्रांसलेशन हो रहा था। आपको पता होगा कि मुगल काल में पारसी भाषा में बहुत सारी जो हिंदू टेक्स्ट हैं संस्कृत के, उनका ट्रांसलेशन हुआ था। ठीक है, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जब इनको समझ में आई, उसके बाद इन्होंने एक बात और करी, कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने, उन्होंने ये कह दिया कि आगे मैं बात करूंगा मैक्स मुलर की, तभी आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। इनको फॉरेनर्स भी बता दिया, इंडो आर्यंस को किस तरह से बताया उसकी भी बात करेंगे। बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी सेटअप की गई 1804 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाई गई लंदन में 1823 में, और सभी का मकसद क्या था कि भाई भारत के इतिहास और कल्चर और यहाँ के सोशल कस्टम्स और इन सब चीज़ों को जानना है। रुचि भी आने लग गई, और ऑब्वियसली कॉलोनियल एजेंडा तो था ही कि रूल करना है। विलियम जोन्स जो है उसने यूरोपियन लैंग्वेजेस को संस्कृत भाषा और ईरानियन भाषा के सिमिलर पाया, और इस चीज़ के ऊपर उन्होंने जोर दिया कि ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जो हैं ये स्टेपीज से आई हैं, वो प्रोटो यूरोपियन भाषाओं में से ही निकली हैं, और संस्कृत उनमें से एक है। और उसके बाद इंडोलॉजिकल स्टडीज़ होना शुरू हुआ, और बहुत सारी जगहों पे होने लग गया, ना केवल भारत में, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इन तमाम जगहों पे इंडोलॉजिकल
स्टडीज़ होने लग गई, इन लैंग्वेजेस के ऊपर बात होने लग गई, हैप्लोग्रुप्स पे बात होने लग गई, कल्चरल इंटीग्रेशंस और उनमें समानताओं पे ऊपर बात होने लग गई कि कौन कहाँ से आया। वो इंडिजीनियस की थ्योरी, नेटिव्स की थ्योरीज़, ये सब चीज़ें डेवलप होने लग गई। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में संस्कृत चेयर बनाई गई अलग-अलग जगहों पे, यूके में और यूरोपियन कंट्रीज़ में, और उसका अंदर भाषाओं की जो है स्टडीज़ होने लग गई। उसके बाद एक स्कॉलर आता है, जर्मन बोर्न स्कॉलर था जिसका नाम था फ्रेडरिक मैक्स मूलर। फ्रेडरिक मैक्स मूलर का वैसे तो शुरुआती समय में भारतीय इतिहास को लिखने की परंपरा को स्टार्ट करने में योगदान रहा। लेकिन इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि किसी भी तरह से ब्रिटिश रूल को जस्टिफ़ाई करना है, भारत के ऊपर जो ब्रिटेन का रूल है उसे जस्टिफ़ाई करना है। तो उसने जो है इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने शुरू किए। उसने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को कहा, एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी का जनक के तौर पे देखा जाता है मैक्स मुलर को। उसने क्या कहा कि ये जो आर्यंस लोग यहाँ पे भारत में रहते हैं, जिनको संस्कृत भाषा बोलने वाले थे, वैदिक कल्चर अपनाने वाले लोग थे, वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे, अपने आप को आर्यन बोलते थे, ये बेसिकली यहाँ से आए और आके यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इन्होंने मारा, इन्वेड किया और वहाँ पे खुद बस गए, ये बात करी। लेकिन ये जो थ्योरी है इसको सपोर्ट नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें नहीं मिलते जिससे पता चलता हो कि कोई ऐसा बड़ा इन्वेजन हुआ, इतने लोग मारे गए। कुछ बहुत ही कम से वहाँ पे स्कल्प्चर वगैरह मिले हैं जिनसे लगता है कि कुछ लोग मरे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनको किसी ने मारा है। था, लेकिन मैक्स मुलर ने कहा, लेकिन बाकी कॉलोनियल्स ने और कई दूसरे हिस्टोरियंस ने इस बात को ज़रूर माना है कि आर्यंस लोग जो हैं वो बाहर से आए। बहुत सारी वेव्स के थ्रू आए, और उससे पहले ही जिस दौर में सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, तो उस समय आर्यंस की वेव्स आ रही थी। वो यहाँ पे पहले सिंधु और इसके आस-पास की 7 नदियों के क्षेत्र में स्थापित हो गए, और फिर गंगा गंगेटिक और यमुना के जो प्लेन्स हैं वहाँ पे वो जाके सेटल हो गए। मैक्स मुलर ने ये काम किया। अब आगे चल के जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो। वहाँ पे इनको एक चीज़ लगी, उसके रिजल्ट्स में भी मैंने बात बताई थी आपको, कि उस समय ब्रिटिशर्स को एक बात का पता चला कि हम भारतीयों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं। उनके सोशल कस्टम्स, उनके मैनर्स, उनके किसी भी ढांचों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में हमें स्टडी करने की ज़रूरत है, और हम भारतीयों के कस्टम्स के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे। हम अपने आप को थोपेंगे नहीं, हमारे कानूनों को उसके ऊपर थोपेंगे नहीं, अदरवाइज़ ये लोग और रिवोल्ट कर देंगे और हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। और उससे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज़ तो भारत में आ ही रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरी तो जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट की जब टीचिंग्स वगैरह खत्म हुई थी, जीसस क्राइस्ट की मृत्यु के बाद ही आने लग गए थे। तो फर्स्ट सेंचुरी में ही आने लग गए थे। अब क्रिश्चियन मिशनरीज़ और ज़्यादा आने लग गए, और उन्होंने क्या किया कि कैसे भी करके बहुत सारे जो हिंदू थे, स्पेशली ट्राइबल लोग जो थे, जो कि वीक थे, उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ये एक हार्श ट्रुथ है कि उन्होंने जो लोग कमज़ोर थे, जो पिछड़े हुए थे, उनको किसी भी तरीके के प्रलोभन देके उनके रिलीजियस जो हैं, उनके रिलीजन को बदलने का प्रयास किया, और काफ़ी हद तक उनको नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्सों में वहाँ पे कुछ सफलता भी मिली। तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने भी अपना काम करना शुरू करा। इसी दौरान ये मैक्स मुलर, जिसके नाम पे 1974 में एक डाक टिकट भी जारी हुई थी, तो ये एक कॉलोनियल हिस्टोरियन था। अब ये है कि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट करने का ज़िम्मा जो है मैक्स मुलर की टीम को दिया गया। मैक्स मुलर एडिटिंग करता था, और बाकी लोग जो हैं बड़े स्केल पे इन सभी को, जितने भी उनको मिल रहे थे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, उनको वो ट्रांसलेट कर रहे थे। अलग-अलग, मतलब सब इंग्लिश भाषा में उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दूसरी भाषाओं में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ। बहुत सारी किताबें छापी गई इस सीरीज़ के द्वारा। तो सेक्रेड बुक्स ऑफ इस सीरीज़ के नाम से ये सारे पब्लिकेशंस को इनको छापा गया। चाइनीज़, ईरानियन टेक्स्ट भी इनमें इंक्लूड किए गए, लेकिन इंडियन टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पे रखे गए, क्योंकि मकसद क्या था? ऑब्वियसली रूल करना, तो भारत के ऊपर उनका मेन फ़ोकस था। अब इतने सारी चीज़ें जब सामने आ गई, भगवद गीता कर लिया, महाभारत, रामायण, और तमाम जो टेक्स्ट इनको मिले संस्कृत भाषा में, गुप्ता पीरियड के, उससे पहले आगे सभी को इन्होंने जब पूरी तरह से कंपाइल कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया, तो उसके बाद ये पहुँचने लग गए नतीजों पे, और इन्होंने चीज़ों को करना शुरू कर दिया जर्नलाइज़। और जर्नलाइज़ इस तरह से किया कि इंडियन हिस्ट्री और सोसाइटी को इन्होंने डिमीन करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक बात कही सबसे पहले, कि जो एंशिएंट इंडियंस थे उनको हिस्ट्री लेखन का कोई सेंस नहीं था, उनको हिस्ट्री लिखना आता नहीं था। सबसे पहले तो इनको ये बात समझ में आई। और एक बात है भी कि प्राचीन भारतीय इतिहास उस तरह से लिखने का कोई ज़्यादा प्रयास करते नहीं थे। रामायण, महाभारत जैसे एपिक लिखे गए, लेकिन उसके अलावा
किसी समय काल को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इतना ज़्यादा वो लिखते नहीं थे, ठीक है? उनको नीड नहीं लगी होगी या जो भी रीज़न है। लेकिन श्रुतियाँ जो हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ियों में श्रुतियाँ चलती थी कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, ये था, वो था। लेकिन समय काल के बारे में कई सारी चीज़ें आती हैं जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, ठीक है? अब ये है, इन्होंने आगे जो चीज़ें बोली, जिस तरह से जर्नलाइज़ करने की कोशिश करी और जिस तरीके से चीज़ों को स्टेट करना शुरू किया, वो कुछ इस तरीके का था कि जैसे कि ये अपने कॉलोनियल रूल को जस्टिफ़ाई करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इंडियंस के जो कस्टम्स थे, वो डेस्पोटिक रूल वाले थे। यहाँ पे जो पुराने राजा हुए हैं, वो डेस्पोटिक थे। डेस्पोटिक रूलर्स मतलब निरंकुश राजा, तानाशाह प्रवृत्ति का राजा, जो कि जनता के बारे में उसे कोई लेना-देना नहीं है, वो अपनी लेविश लाइफ़स्टाइल जीता है और अपने मन-मर्ज़ी के फैसले लेता है। इसके अलावा इन्होंने भारत का जो स्पिरिचुअलिज़्म है, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। स्पिरिचुअलिज़्म जिसमें को आज भी वेस्ट के लोग यहाँ पे आके अपनाने की कोशिश करते हैं, उसको उस समय पे इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि भारतीय लोग तो मृत्यु के बाद क्या होगा उसके ऊपर ही फ़ोकस रखते थे कि किसको निर्वाण मिलेगा, किसको कैवल्य मिलेगा, किसको मोक्ष मिलेगा, इसके ऊपर इनका ज़्यादा फ़ोकस था और जीवन में क्या चल रहा है, प्रेज़ेंट में जीते जी क्या करना है, इसके ऊपर इनको कोई ज़्यादा लेना-देना नहीं था। ये बातें इन्होंने कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने कही। अब आगे चल के इन्होंने एक और बात कही कि देखिए, ये जो लोग कॉलोनियल पीरियड में जो लोग नेशनलहुड की बात करते थे, नेशनलिज्म की बात करते थे, उन लोगों के व्यू पॉइंट को दबाने के लिए इन्होंने क्या एक बात और कही कि यहाँ पे तो कोई नेशनलिज्म था ही नहीं, कोई नेशनहुड था ही नहीं। यहाँ पे तो हमेशा से फॉरेनर्स आ रहे हैं, इन्वेड कर रहे हैं, वो यहाँ के हो रहे हैं, तुम्हारा देश कहाँ? आर्यंस के लोगों को उनके हिसाब से क्रिटिसाइज़ कर दिया कि तुम तो खुद बाहर से आए थे। सीथियंस खुद बाहर से आए थे, कुषाण खुद बाहर से आए थे, हुण बाहर से आए थे, सब तो यूरोपियन तरफ से आए ही हो। कुछ लोग जो साउथ इंडिया के हैं, उनको वैसे अलग तरीके से दबाने की कोशिश कर दी। तो वो तमाम चीज़ों की वजह से इनका पर्सपेक्टिव क्या था कि कैसे भी करके भारतीयों को कंट्रोल में रखने के लिए ये कहा जाए कि तुम तो अनसिविलाइज़्ड थे, ना तुम्हें इतिहास लिखना आता था, ना तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीना आता था, तुम तो सिर्फ़ फ्यूचर लाइफ़ की, स्पिरिचुअलिज़्म की बात करते थे, बनावटी बातें करते थे, तुम्हारे बातों में, तुम्हारे कस्टम्स में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे इतिहास में कुछ भी काम का नहीं है। इस तरह से इन्होंने इतिहास को लिखना शुरू किया शुरुआती समय में। बाद में धीरे-धीरे अप्रोच चेंज हुई क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ें लिखते हैं, उन पे विश्वास दिलाना मेन पर्पज़ है ना। तो उस पर्पज़ को बाद में जब कुछ कॉलोनियल हिस्टोरियंस बाद के जो है उन्होंने इस तरह से भी लिखना शुरू किया कि भई ठीक है, थोड़ा-सा तो बैलेंस रखते हैं। पूरा ही एक तरफ झुका देंगे तो फिर कोई विश्वास करेगा नहीं। एक और हिस्टोरियन हुए विंसेंट आर्थर स्मिथ, वीएस स्मिथ जिनको कहा जाता है, उन्होंने भारतीय इतिहास के ऊपर बहुत कुछ लिखा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखा, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर एक किताब लिखी थी जैसे द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 600 बीसी से लेके मुगल कॉन्क्वेस्ट तक उन्होंने इस किताब को लिखा। अब इसमें भी जो है प्राइमरीली पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी गई इसमें कि भाई कौन-कौन सा राजा कब-कब आया, उसका डायनेस्टी ऑर्डर, उसके बाद कौन-सा किंगडम आया, उसका समय काल, इन चीज़ों को लिखना शुरू किया था। 1904 में ये किताब लिखी गई थी। तो बेसिकली क्रोनोलॉजिकल बेस से डायनेस्टीज़ को लिखना या इस बुक में शुरू किया उन्होंने। इसमें हमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चीज़ें समझ में तो आती हैं कि भई कौन-कौन से दौर में क्या-क्या हुआ, लेकिन फिर भी अप्रोच क्या थी? अप्रोच वही थी प्रो इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच कि भई बेसिकली अपने फॉरेनर रूल को, अपने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करना बेसिकली। तो वो एक इंडियन सिविल सर्विसेज का रॉयल मेंबर था और लॉयल मेंबर था, तो उसने यही किया कि फॉरेनर्स का एंशिएंट इंडिया में कितना रोल था। और फॉरेनर्स के रोल की बात अगर करें तो सिर्फ ब्रिटिशर्स का नहीं, बाहर से आने वाले लोगों का, जो यूरोपियन ओरिजिन की तरफ से आए थे, उन सभी को उसने हाईलाइट किया। जैसे अलेक्जेंडर का इन्वेजन भारतीय इतिहास में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि बहुत लंबे समय तक कोई क्षेत्र के ऊपर अलेक्जेंडर ने कंट्रोल किया हो या बहुत ज़्यादा समय तक वो यहाँ पे रहा हो। एक पोरुस के साथ उसकी लड़ाई हुई थी हाइडस रिवर के पास 326 बीसी में। उसके अलावा फिर वो वापस लौट गया व्यास नदी तक, आते-आते उसके सैनिकों ने, उसके जनरल्स ने विरोध कर दिया कि हम तो थक गए हैं, इतना दूर तो लेके आ गए, अब क्या करें? हमें अपने घर भी तो जाना है। तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतनी कोई बहुत ज़्यादा महत्वता नहीं है कि वही मौर्य वंश के बराबर उसे हम अलेक्जेंडर के इन्वेजन को पढ़ाएं, नहीं। लेकिन वीएस स्मिथ ने क्या किया, अपनी किताब के 1/3 हिस्से में अलेक्जेंडर के इन्वेजन की बात करी। अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो है भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसे एक किताब के 1/3 हिस्से में आप जोड़ें और आप पढ़ा कहाँ से रहे हैं, 600 बीसी से लेके कहाँ तक आप मुगल काल तक पढ़ा रहे हैं। 1/3 हिस्सा क्या है? सिकंदर का आक्रमण। इतना महत्वपूर्ण नहीं था ऑब्वियसली। उसके बाद इंडिया के
रूल को, इंडिया को उसने एक लैंड ऑफ डेस्पोटिज्म के रूप में प्रेजेंट किया कि भाई भारतीय जो शासक थे वो सब डेस्पोटिक थे, सब निरंकुश थे, तानाशाह प्रवृत्ति के थे, कोई उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया, कुछ नहीं है उनका, कोई ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं है। और एक और बात, पूरा भारतीय क्षेत्र जिसको मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिग्निफिकेंट के तौर पे बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो चाहे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं ने रोल किया हो, चाहे 16 महाजनपद रहे हों, चाहे मौर्य काल रहा हो, उसके समय विसंगम एज रही हो, उसके बाद चाहे गुप्ता वंश हो, चाहे हर्षवर्धन का पीरियड हो, हम पूरे भारत को एक जियोग्राफिकल यूनिट के तौर पे एक ही देखते हैं, चाहे भले ही पॉलिटिकल यूनिटी ना रही हो। तो उसने इस चीज का फायदा उठाया और उसने कहा कि पॉलिटिकल यूनिटी तो थी नहीं, तो तुम कौन से देश की बात कर रहे हो, एक देश थोड़ी था, तुम्हारे तो बहुत सारे थे। ये बातें करके उसने जस्टिफाई करना शुरू किया कि तुम्हारे अंदर यूनिटी नहीं है, तुम तो अलग अलग ही हो। उसके बाद ऑटोक्रेसी के ऊपर कहा कि ऑटोक्रेसी थी तुम्हारे यहाँ पे, हम जो रूल चला रहे हैं हम तो फिर भी तुम्हें ऑटोनॉमी दे रहे हैं, और हम इस तरह से उसने जस्टिफाई किया। तो बेसिकली उनका कॉलोनियल हिस्टोरियंस का मकसद क्या था? जस्टिफाई द कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करना, भारतीय इतिहास को डिमीन करना, कैरेक्टर्स और अचीवमेंट्स को झुठलाना कि कुछ अचीवमेंट था नहीं प्राचीन भारतीय इतिहासकारों ने, प्राचीन भारतीयों ने कुछ हासिल नहीं किया था, इस तरीके की बातें कही। अब कुछ बातें जो हैं उनकी कुछ वैलिडिटी है, कुछ बातों का तो कंट्रीब्यूशन माना ही जाएगा। इन्होंने एक तो सिस्टमेटिक तरीके से इतिहास लिखना शुरू किया, एक बात है ही ये कि भाई इन्होंने ऑर्डर से लिखना शुरू किया, पहले लिख नहीं रहा था कोई, ये भारतीयों की कमी थी कुछ ना कुछ। तो इन्होंने एक तो देखो 3 फेज में भारतीय इतिहास को बांटा। इन्होंने कहा कि भाई हिंदू पीरियड बोल दिया किसको, कि भाई प्राचीन भारत का जो पीरियड है पहले से लेके और आगे तक का जो पीरियड है तकरीबन 700 एडी तक का, वो जो है वो है हिंदू रूल। हालांकि इस बात को आज हम नहीं मानते। आप जानते हैं कि इस समय पे जब 700 एडी तक की बात करते हैं तो बहुत सारे बुद्धिस्ट रूलर भी थे। अशोक जो कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा राजा था, उसने बुद्धिज्म को अपना लिया था। तो इसे एंशिएंट हिस्ट्री हम कहते हैं भारतीय इतिहासकारों ने, और बाद में इसे एंशिएंट हिस्ट्री कहा। दूसरे पीरियड को इसने कहा, जैसे हम आज के समय मेडाइवल पीरियड कहते हैं, इस मेडाइवल पीरियड को इसने मुस्लिम रूल कह दिया। इसने नहीं, मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने। और मुस्लिम रूल यानी कि 700 एडी से लेके 712 में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ था, वहां से लेके कहां तक, ये 17वीं शताब्दी तक, जब तक ब्रिटिशर्स खुद नहीं है। और फिर तीसरे टाइम को इसने ब्रिटिश एरा कह दिया, जैसे हम आज के समय क्या कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन्होंने समय काल को बांटा भी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को भी सेट किया, भले ही नाम अलग दिए हों लेकिन उसे हम इस्तेमाल तो करते हैं। अब बात यह है कि इस आदमी ने एक चीज और भी किया कि जो गौतम बुद्धा के बाद का जो पीरियड है वहां से समय काल को थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना शुरू किया कि भाई गौतम बुद्धा का जन्म उस समय पे हुआ, अलेक्जेंडर का अटैक 326 बीसी में हुआ, तो अलेक्जेंडर के अटैक से बाद का जो समय काल है उसकी जो समय है, उसकी जो तारीखें हैं, उसका जो ईयर्स हैं, वो थोड़े से आपको फिर भी सिस्टमेटिक नजर आएंगे। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलोनियल हिस्टोरियंस का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन मेनली उन्होंने क्या किया, चीज़ों को इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि भारतीय इतिहास, भारत का जो इतिहास है वो कुछ कुछ है नहीं उसमें, और एक प्रोपोगेंडा मटेरियल की तरह से उन्होंने उसे स्टैब्लिश करने की कोशिश करी ब्रिटिश डेस्पोटिक रूल को स्थापित करने के लिए। और आप ये भी जानते हैं कि जिस डेस्पोटिक रूल की वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में डेस्पोटिक रूल था, भाई बड़े बड़े शासकों ने यहाँ पे तो तानाशाही करी है, तो वो खुद क्या कर रहे थे, भारत में बैठा एक वाइसरॉय, एक गवर्नर जनरल पूरे देश के ऊपर अपनी तानाशाही तो चलाता ही था। कोई उसका विरोध करे, उसे कम टैक्स पे करने की बात करे तो वहां पे सत्ताएं बदल दी जाती थी, राजा को हटा दिया जाता था, युद्ध किए जाते थे। तो उनकी जो बातें हैं, उनके तर्क हैं, उनमें कोई दम नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि अगर इंडियंस जो है पुराने समय पे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ही भागते थे और उससे ऑब्सेस थे, अपने जीवन के ऊपर फोकस नहीं थे, तो उसके बाद ये जो ब्रिटिश के लोग हों चाहे फॉरेन ओरिजिन के हैं, वो आज तक भारत की तरफ भागे भागे क्यों आते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिज्म सीखना है तो भारत की तरफ जाना है। बहुत आगे माना जाता है, वेस्ट के लोग, ज्यादातर लोग ये बात मानते हैं कि भारत का स्पिरिचुअलिज्म वेस्ट के रिलीजियस जो इन्वायरमेंट है और उनकी जो मान्यताएं हैं उनसे काफी आगे था हमेशा से। ठीक है, फिलोसॉफिकल एंगल से भी जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च हुई तो उन्हें ये बात समझ में आई।
तो बेसिकली जर्नलाइज करने की वजह से और चीज़ों को बहुत ज़्यादा जर्नलाइज करते थे ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियंस अर्ली पीरियड में कि एक चीज़ का एक कोई नतीजा आया, मान लो एक इस स्टेट में कुछ एक दौर में कुछ चीज़ें हुई तो उसको जर्नलाइज करके पूरे क्षेत्र के ऊपर इम्प्लीमेंट करना कि हाँ यही हो रहा था सब जगह। ये एक बहुत ही इनअप्रोप्रिएट अप्रोच थी इतिहास लिखने की। दूसरी अप्रोच आती है आपकी नेशनलिस्टिक अप्रोच, यानी कि राष्ट्रवादी विचारकों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया वो और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। अब बेसिकली जब कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने डिमीन करना शुरू कर दिया भारतीय इतिहास को, प्राचीन भारतीयों को और हमारे पूर्वजों को, तो यहाँ के जो नेशनलिस्ट थे, यहाँ के जो स्कॉलर्स थे, उनके सामने ये चैलेंज आ गया कि ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने डिस्टोर्ट किया है हमारे पास्ट को, इसको हमें रीराइट करना है, हमें जवाब देना है इसका, हमें बताना है कि हमारा प्राचीन भारतीय समाज जो है वो डेस्पोटिक रूल के अंडर नहीं था, हमारे पास पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थे। तुम ये मत सोचो कि तुम ना होते तो हम एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि तुम ना होते तो हमारे यहाँ पे कोई सामाजिक ढांचा नहीं था, हमारे यहाँ में जीवन जीना नहीं आता था, हम सिविलाइज नहीं थे। तो ये चीज़ें जब सामने आई, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी चीज़ें भी खुदाई में हुई, तो कॉलोनियल हिस्टोरियंस का भी दिमाग तो खिसका ही कि ओहो यहाँ पे ये था ये था। तो ये चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती हुई और रही, और साथ साथ ये अप्रोचेज भी चलती रही, नेशनलिस्ट अप्रोच, और इनके लोगों ने लिखना चीज़ें शुरू किया। इन्होंने क्या किया, और इनका भी एक एजेंडा था बेसिकली भारत को आज़ाद कराना, फॉरेन रूल से आज़ाद कराना और फॉरेन रूल को गलत बताना, ये भी तो एक एजेंडा था। तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी अप्रोच में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो करेगा। आज आप इतिहास लिखेंगे तो आपका शायद एंशिएंट हिस्ट्री के प्रति कोई एजेंडा ना हो, आज भी हो सकता है बहुत से लोगों का, लेकिन उस समय तो था, क्योंकि उस समय उनको ब्रिटिशर्स से आज़ादी हासिल करनी थी। तो उनको एंशिएंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट भी करना था, और इस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करना था कि सोशल रिफॉर्म्स भी हो, क्योंकि सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका रिफॉर्म होना ज़रूरी था, उनका रीड आउट होना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद सेल्फ गवर्नमेंट की बात भी करनी थी, और ब्रिटिश रूल को भी क्रिटिसाइज करके उनको साइड करना था और उनको हटाना था। भारतीयों के मन में राष्ट्रवादी विचारों को भी जन्म देना था। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इतिहास लेखन की परंपरा शुरू करी। अब ये जो नेशनलिस्टिक आइडियाज थे, उसके साथ साथ हिंदू रिवाइवलिज्म भी था। हिंदू रिवाइवलिज्म जो कि भारत का सबसे बड़ा रिलीजन था उस समय भी, आज भी है। तो हिंदू रिवाइवलिज्म भी जरूरी था कि भाई हमारे टेक्स्ट को लिखा गया है और उनको क्रिटिसाइज किया गया है, तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं हिंदुइज्म से या तो दूर हो सकते हैं। तो उनको बताना है कि इन्होंने या तो ट्रांसलेट गलत किया है, मिस इंटरप्रेट किया है, और ये भी बताना था कि हिंदुइज्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको जो बाद में समय के साथ साथ आई, ओरिजिनली नहीं थी। तो रिवाइवलिज्म भी जरूरी था। तो वो सब चीज़ें इन्होंने अपने साथ रखी। अब इन्होंने कुछ चीज़ों को रखा, तो लेकिन इतने सारी चीज़ें जब एजेंडा के तौर पे शामिल हो जाती हैं कि देश को आज़ाद भी कराना है, सोशल रिफॉर्म्स भी करना है, हिंदू रिवाइवलिज्म भी करना है, सेल्फ गवर्नमेंट भी लानी है, ब्रिटिशर्स को भी क्रिटिसाइज करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास आ गई। अब आप पूरी तरह से रैशनल हो नहीं सकते, ये बात सही है ना, कि पूरी तरह से रैशनल नहीं हो सकते। आप कहीं ना कहीं अपने प्राचीन इतिहास को ग्लोरीफाई तो करोगे, एक अप्रोच तो आपके पास आ गई है, तो इसका भी कहीं ना कहीं सही इतिहास सामने नहीं आता है। ठीक है, ये एक चीज जो है वो आपको दिखेगी। नेशनलिस्टिक लोग हमारे देश के आजाद होने के लिए बहुत जरूरी थे, राष्ट्रवाद का होना बहुत जरूरी था, तभी हम एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे आज अपने आप को जिस तरह से देखते हैं वो बहुत बड़ी जरूरत थी उस समय, और उस दौर में ये चीजें लिखी गई, इसका भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन अगर हम एक स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सच्चे इतिहास को जानना चाहते हैं, तो ये नेशनलिस्टिक अप्रोच क्या काम आएगी? आपका क्या ओपिनियन है? आप खुद सोचिए कि अगर इतनी सारी चीजें दिमाग में बैठी हूं कि इतिहास लिखना है, हमारे प्राचीन भारतीय लोगों के बारे में सच भी जानना है, देश को आज़ाद भी करना है, देश के साथ सोशल रिफॉर्म्स भी करने हैं, रिवाइवलिज्म भी करना है, तो कहीं न कहीं एक दिमाग में ये चीज़ तो आएगी कि हम अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करेंगे, उसको गोल्डन पीरियड बताएँगे, तभी हम आज के पीरियड को क्रिटिसाइज़ कर पाएँगे और इन लोगों को बाहर भगा पाएँगे। तो बहुत सारे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ने आर.जी. भंडारकर हुए, आर.सी. मजबूदार हुए, वसुदेव विष्णु मिराशी हुए, इंदर जी हुए, भगवान लाल अवंदर जी, अनंत सदाशिव अल्टेकर हुए, तो इन्होंने लिखना शुरू किया। ज़्यादातर इतिहासकार उस समय महाराष्ट्र और आपको महाराष्ट्र रीजन के मिलेंगे या फिर बंगाल रीजन के मिलेंगे। तो ये कैटेगरी जो है जिसमें राजेंद्र लाल मित्र, जो कि 1822 से 1891 के बीच के हिस्टोरियन थे, इन्होंने वैदिक टेक्स्ट के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडो आर्यंस।
एंशिएंट हेरिटेज के वो बहुत कमाल के जानकार थे, स्कॉलर थे, लवर थे उसके, और उनका रैशनल व्यू भी था। उन्होंने एक चीज़ डाली यहाँ पे इंडो आर्यंस के में अंदर, जो कि उसका क्रिटिसिज्म भी होता है कई बार, कि एंशिएंट टाइम में एंशिएंट इंडो आर्यंस जो है वो बीफ भी खाते थे। बीफ आप जानते हैं कि गाय का मांस, और गाय पूजनीय भी थी। पूजनीय तो हिंदुइज्म में गाय है ही, आप जानते हैं कि पवित्र जीव के तौर पे देखा जाता है। तो ये बात इन्होंने अपनी किताब में लिखी। अब कितनी सही कितनी गलत, ये तो जब बातें सब धीरे-धीरे सामने आएँगी वो ही जाने, हमें नहीं पता। उसके अलावा एक और चीज़ थी, कास्ट सिस्टम वाज़ नॉट बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द क्लास सिस्टम ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी, प्री इंडस्ट्रियल यूरोपियन सोसाइटी की बात उन्होंने करी कि भई भारत में कास्ट सिस्टम था तो यूरोप में क्लास सिस्टम भी था। उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं देखा इन्होंने, कहा कि बस सेम ही तो था। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, वहाँ पे क्लास सिस्टम था, नाम अलग-अलग हैं लेकिन ज़्यादा अंतर था नहीं। हालाँकि अंतर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्होंने उसको उस तरह से देखा। फिर है आर.सी. भंडारकर, जिनका नाम है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। काफ़ी बड़े पॉपुलर प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस हुए हैं ये महाराष्ट्र के। उसके अलावा रजवाड़े, विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, ये 2 बहुत पॉपुलर हिस्टोरियन थे उस समय के। 18th 19th और 20th सेंचुरी तक इन्होंने काम किया। तो इन्होंने काफ़ी सारे सोर्सेज़ को इकट्ठा करके रिकंस्ट्रक्ट किया। भारतीय सोशल और पॉलिटिकल इतिहास के लेखन में इनका एक काफ़ी बड़ा योगदान है। आरजी भटनागर ने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सातवाहन लिखा। डेक्कन का जो इतिहास है वो उन्होंने वहाँ पे लिखा। वैष्णविज़्म की हिस्ट्री को लिखा और बाकी सेक्ट को भी इन्होंने लिखा। वैष्णविज़्म सेक्ट, शैवाइज़्म और माइनर रिलीजियस सेक्ट को इन्होंने लिखा आरजी भंडारकर ने। तो ये काफ़ी पॉपुलर हिस्टोरियन थे। उसके अलावा इन्होंने फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत आरजी भंडारकर ने ये भी लिखी। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने कहा। तो ये सोशल रिफॉर्मर भी थे, रिसर्च भी की इन्होंने काफ़ी क्षेत्रों में। विडो रीमैरिज की बात करी कि भई एंशिएंट सोसाइटी में विडो रीमैरिज हो जाती थी, और मतलब विधवा विवाह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे समाज में इस तरीके की स्थिति हो रखी थी कि विधवा का विवाह नहीं हो सकता था। पुरुष का हो सकता था, महिला का नहीं हो सकता था। तो इन्होंने चीज़ों को इस तरह से दिखाया कि भई प्राचीन समय पे भी होता था, अब क्या दिक्कत है? तुमने अपने नए-नए ट्रेडिशंस को खुद डेवलप कर लिया है, ऐसा हिंदुइज़्म में तो नहीं है। जो कास्टिज़्म के जो इविल्स हैं, कास्ट सिस्टम और चाइल्ड मैरिज और इस तरीके की चीज़ों को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और बताया कि प्राचीन काल में कैसे था, बाद में कैसे सिस्टम बन गया। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव हमने देखा था। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, हालाँकि मैं दोबारा भी डिस्कस करूँगा जब हम वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे, कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में जो कि समय काल तो बहुत कम डिफरेंस है और कंटिन्यूअस फेज है कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच का अर्ली वैदिक पीरियड है जिसमें ऋग्वेद लिखा गया। ऋग्वेदिक पीरियड भी इसे कहा जाता है, और लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच का पीरियड है। कंटिन्यूअस में है लेकिन फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा सामाजिक बदलाव हैं। तो वो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस करके बताया। फिर हैं वीके रजवाड़े, इन्होंने अलग-अलग गाँव-गाँव जाके जर्नी करके महाराष्ट्र के अलग-अलग जगहों पे जाके इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठी की, मराठा हिस्ट्री के सोर्स इकट्ठे करे और उसके बाद 22 वॉल्यूम में एक किताब पब्लिश करी अलग-अलग, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की हिस्ट्री और राजवाड़े की जो लेखन संग्रह है उसमें आपको मिलेंगे। बहुत सारे भाग इसमें मिलेंगे जिसमें उन्होंने इतिहास को लिखा है। वहाँ पे गाँव-गाँव जाके वहाँ पे चीज़ों को कलेक्ट करके। उसके अलावा भारतीय विवाह की जो पद्धतियाँ हैं, जो पहले के समय पे अलग-अलग तरीके के वैदिक और दूसरे टेक्स्ट के अंदर परंपराएँ मिलती थी भारत में, उनके बारे में भी इन्होंने लिखा है कि किस तरह से भारत में मैरिजेज़ का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये एक नेशनलिस्टिक अप्रोच वाले जो हिस्टोरियंस हैं उनकी बात हो रही है। फिर पांडुरंग वर्मा वामन काने, ये भी एक बहुत पॉपुलर हिस्टोरियन थे, ग्रेट संस्कृतिस्ट थे, इनको संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्होंने इतिहास लिखी हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के ऊपर इन्होंने बात लिखी। धर्मशास्त्र जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय था फॉर कॉलोनियल हिस्टोरियंस आल्सो, कि मनुस्मृति भी एक धर्मशास्त्र ही है, जिसमें धर्मशास्त्र यानी नीति बनाना, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र मतलब बेसिकली क्या बनाना है, क्या किसका क्या धर्म है, क्या धर्म मतलब यहाँ पे ड्यूटी की बात हो रही है। राजा का क्या कर्तव्य है, सैनिक का क्या कर्तव्य है, पंडित का क्या कर्तव्य है, अलग-अलग शूद्र वैश्य इनका क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र उसमें लिखा, और उसमें सिर्फ एक जगह पे नहीं, एक ही चीज़ को इन्होंने वो नहीं किया कि भई सिर्फ मनुस्मृति का बात कर लिया हो या कोई और। तो अलग-अलग जगहों से भारतीय जो टेक्स्ट हैं वो क्या कहते हैं धर्मशास्त्र के बारे में, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। तो वीपी गाने को देखिए भारत रत्न भी मिला था, इन्होंने काफ़ी काम किया। तो 20th सेंचुरी में इसके 5 वॉल्यूम निकाले थे।
जो भारतीय जो समाज है, एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के सोशल लॉज और कस्टम्स के ऊपर बेस्ड ये बुक थी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी, जिसमें हम ये समझ पाते हैं कि भारतीय जो प्राचीन भारतीय लोग थे, उनके कस्टम्स और उनका सामाजिक ढांचा कैसा था। ठीक, उसके बाद इंडियन स्कॉलर्स diligently study polity and so political history of did not have political history and ये जो हिस्टोरियंस थे, इन्होंने कई हिस्टोरियंस ऐसे थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करी, कईयों ने क्या है सोशल हिस्ट्री की, सोशल स्ट्रक्चर की बात नहीं करी, किसी ने इकोनॉमिक कंडीशंस की बात नहीं करी। ओवरव्यू, अलग अलग व्यक्ति का अपना अपना स्पेशलाइजेशन था, किसी ने पॉलिटिकल हिस्ट्री की ही बात करी, किसी ने सोशल स्टडी की ही बात करी, तो इस तरह से चीज़ें चलती गई। फिर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ये आते हैं 19th और 20th सेंचुरी के हिस्टोरियन। ये एपिग्राफिस्ट थे, मतलब बेसिकली जो पुराने अभिलेख वगैरह पढ़ने में इनको महारत हासिल थी। इन्होंने अशोका के ऊपर एक किताब छापी, और जो विलियम प्रिंसेप ने जब वो किताब उनके जो एडिक्ट्स हैं उनको पढ़ना शुरू किया था ब्राह्मी लिपि में और अलग अलग लिपियों में जो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, उसके बाद में इन्होंने एंशियंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा कि उस समय किस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, स्पेशली मौर्य काल में था, और उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो चीज़ें इन्होंने बताई। फिर राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी ने एक और काम किया, इन्होंने एंशियंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, जिसमें इन्होंने महाभारत युद्ध से, महाभारत युद्ध या भारत युद्ध या जया युद्ध, कुछ भी बोल दीजिए, आपको मैंने बताया था कि महाभारत का डेवलपमेंट जया से लेके महाभारत तक कैसे हुआ था, जब महाभारत पे डिस्कस किया था हमने कि कैसे 8,800 श्लोक वाला महाभारत 1,00,000 श्लोक वाला दुनिया का सबसे बड़ा एपिक बन गया। तो उससे लेके महाभारत युद्ध से लेके महाभारत युद्ध का समय काल तकरीबन इतिहासकार जो है वो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं। अगर ऐतिहासिक तौर पे उस घटना को जो लोग इतिहास के तौर पे देखते हैं, बहुत सारे उसमें मिथिकल एलिमेंट्स को नहीं मानते, जैसे कि ब्रह्मास्त्र है, ऐसा होता है, ये होता है कि वो आदमी उड़ गया, इस तरीके के उसके पास पावर थी, इन चीज़ों को तो इतिहास में नहीं माना जाता, लेकिन एक घटना के तौर पे देखा जाता है कि ऐसा कोई युद्ध हुआ होगा। कुरु जो महाजनपद था उसके राजाओं के और उनके कजिन्स ब्रदर्स के बीच में युद्ध हुआ होगा। तो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके इन्होंने किताब लिखी गुप्ता पीरियड तक, यानी कि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक इन्होंने किताब लिखी। तो ये जो हैं, इन्होंने कुछ मेथड्स और कुछ चीज़ें जो हैं यूरोपियन हिस्ट्री से भी इन्होंने कलेक्ट करे। यूरोपियन हिस्ट्री की अप्रोच जो है, कॉलोनियल हिस्ट्री जिन्होंने भारत के बारे में लिखी उससे नहीं, यूरोपियन हिस्ट्री यूरोप के बारे में भी तो लिखी जा रही थी, तो उससे कुछ चीज़ें और कुछ मेथड्स को इन्होंने साथ में लेके किस तरह से क्रोनोलॉजी और पीरियड को इस तरह से डिस्कस करना है या क्या-क्या चीज़ें करनी है, उसके हिसाब से इन्होंने किताब लिखी। हालाँकि इनकी जो पीरियडाइज़ेशन है, उसे एंशिएंट हिस्ट्री की सही पीरियडाइज़ेशन के तौर पे नहीं देखा जाता है कि 6ठी शताब्दी तक खत्म हो जाती है इनकी, और वैसे 7वीं शताब्दी में हो जाती है देखा जाए तो। आज की जो अप्रोच है उसके हिसाब से 7वीं 8वीं शताब्दी तक मानी जाती है। तो पीरियडाइज़ेशन की दिक्कत थी। इन्होंने वी.ए. स्मिथ को, जो विंसेंट स्मिथ थे, जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में किताब लिखी, अर्ली इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में लिखी, उसको इस चीज़ का क्रेडिट दिया कि उन्होंने अर्ली इंडियन हिस्ट्री को एक प्रॉपर टाइमलाइन दी है कंस्ट्रक्शन में। लेकिन क्रिटिसाइज़ भी किया कि बहुत सारे पॉइंट्स पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने जिस तरीके से अपने एजेंडा को स्थापित करने की कोशिश करी है, ब्रिटिश रूल को यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश करी है, उससे वो एग्री नहीं थे। अब ये है कि इनका भी एक वो है, क्रिटिसिज्म है, किनका, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हेमचंद्र राय चौधरी की। उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने ब्राह्मणिज्म के जो मिलिटेंट एटीट्यूड है उसको प्रमोट किया। मिलिटेंट एटीट्यूड यानी कि ब्राह्मणिज्म का डोमिनेंस जो था उस समय, उसको प्रमोट किया, और अशोका की जो पीस की पॉलिसी थी उसको क्रिटिसाइज़ किया। तो ये चीज़ जो है उनको उनका क्रिटिसिज्म भी आता है, जो कि नेशनलिस्टिक अप्रोच के हिस्टोरियन रहे हैं। उसके बाद आगे आर.सी. मजमूदार एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और इन्होंने काफ़ी स्टडी करी। इन्होंने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल के ऊपर कई सारी किताबें लिखी। यहाँ पे आपको सब दौर की किताबें लिख जाएंगी, एंशिएंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपको मुगल पीरियड, मराठा सुप्रीमेसी, ब्रिटिश पीरियड, पैरामाउंटेंसी, ब्रिटिश पीरियड, उसके बाद क्लासिकल एज, वैदिक एज, वेद ऑफ एज ऑफ इंपीरियल यूनिटी, दिल्ली सल्तनत, स्ट्रगल ऑफ एम्पायर्स, एज ऑफ इंपीरियल नोज, इन सभी के बारे में इन्होंने लिखा। तो आर.सी. मजमूदार एक बहुत प्रोमिनेंट हिस्टोरियन रहे, इन्होंने बहुत कुछ लिखा। इनसे जो है आगे चल के बहुत सारे और हिस्टोरियन प्रभावित हुए, फॉर एग्जांपल आर एस शर्मा भी। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा। अब क्या है कि एक बड़ी
समस्या रही। प्राचीन भारतीय इतिहास जब लिखा जा रहा था तो उस पे फ़ोकस जो है ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया पे था। दक्षिण भारत के बारे में ज़्यादातर लोग उस समय बात शुरुआती समय में नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद के नीलकंठ शास्त्री आए और उन्होंने एक किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। उन्होंने दक्षिण भारत के ऊपर काफ़ी फ़ोकस किया। दक्षिण भारत की जो डायनेस्टीज़ थी उनके ऊपर उन्होंने फ़ोकस किया, संगम एज और उस दौर के लिटरेचर्स और उनके बारे में, उनके डायनेस्टी ऑर्डर, उनके ऊपर काफ़ी उन्होंने डिस्कशन किया, उनकी नेचर ऑफ पॉलिटी, सोसाइटी, इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें करी। ठीक, उन्होंने कल्चरल सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मणा की यहाँ पे एम्फेसिस किया कि भाई जो ब्राह्मणिज्म रिलीजन था, वैदिक रिलीजन था, उसके ऊपर उसको उन्होंने उसकी सुप्रीमेसी को एम्फेसाइज़ किया। और इंडियन सोसाइटी जो थी, अर्ली इंडियन सोसाइटी थी, उसमें किस तरह से हार्मनी थी उसको भी प्रिवेल करने की बात इन्होंने कही। साउथ इंडिया की जो डायनेस्टीज़ थे उसके ऑर्डर को इन्होंने डिस्कस किया। उसके बाद ये है कि 1960 तक अगर हम डिस्कस किए, तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या किया, भारतीय इतिहास को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करी। नेशनलिस्टिक अप्रोच वाले इतिहासकारों की मैं बात कर रहा हूँ। रीजन और डायनेस्टी लाइन्स और इनके रिस्पेक्टिव में उन्होंने इन चीज़ों को वो किया। इसलिए किया कि वो उनके पूर्वज थे और वो कैसे भी करके उन लोगों को जवाब देना चाहते थे जो कि कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे, जिन्होंने उनके पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे पुराने राजाओं को और उनको क्रिटिसाइज़ किया था, उसके डेस्पोटिक रूल को बताया था। ये चीज़ें थी। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं पूरे भारत में नेशनलिज़्म की भावना का तो प्रचार-प्रसार हुआ ही, जो कि एक अच्छी बात थी, क्योंकि हमें अगर आज़ाद होना था ब्रिटिशर्स से, तो हमें राष्ट्रवाद होना, एकजुट होना काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारे लिए। लेकिन उसके बाद चीज़ें बदली भी कैसे हुई देखते हैं, बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि वी.ए. स्मिथ ने जब अपनी किताब लिखी थी तो उसमें अलेक्जेंडर के इन्वेजन का डिस्कशन 1/3 भाग में किया था, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया। लेकिन जो हमारे नेशनलिस्टिक अप्रोच वाले हिस्टोरियंस थे, राष्ट्रवादी हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, उन्होंने इसको इतना महत्व दिया नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, पोरस के साथ एक लड़ाई हुई थी, यहाँ तक आया था, व्यास नदी तक आया था, फिर वापस लौट गया, उसका कॉन्वॉय भी लूट गया, चला गया। उसके बाद वो उसकी मृत्यु हो गई अलेक्जेंडर की। उसके बाद उसके जो जनरल्स थे उन्होंने अपना साम्राज्य बाँट लिया। भारत के साथ जो साम्राज्य लगता था वो सँभालने वाला था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर को तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा ही दिया था, उसकी बेटी से शादी तक कर ली थी। और ये सब बातें उन्होंने डिस्कस करी और उसके ऊपर ही ज़्यादा चर्चा रही। तो वी.ए. स्मिथ की तरह भारतीय इतिहासकारों ने अलेक्जेंडर के इन्वेजन को ज़्यादा महत्वता दी नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मायने भी नहीं रखती थी, दी भी नहीं। फिर उसके बाद कुछ और स्कॉलर आए जैसे के.पी. जायसवाल, ए.एस. अटलेकर। इन्होंने क्या किया कि इंडिजीनियस रूलिंग डायनेस्टीज़ के ऊपर बात करी और उसके बाद इन्होंने ये बात करी कि शक हुए, कुषाण हुए, हुण हुए और ये जो बाकी सेंट्रल एशियंस जो लोग आए हैं, उन्होंने भारत के ऊपर इन्वेजन किया और वो आक्रमणकारी थे, आक्रांता थे वो बेसिकली, और भारतीयों जो मूल भारतीय नहीं थे वो। लेकिन उन्होंने एक चीज़ की कमी छोड़ दी, उन्होंने ये चीज़ नहीं बताया कि भई वो लोग भारत आए तो सही, चाहे शक आए हो, सीथियन आए हो, कुषाण आए हो, हुण आए हो, वो तो भारत में आए और भारत के ही होके रह गए। भले ही वो एक बार के लिए आक्रमणकारी थे, ऐसे तो अगर हम बात करें पीछे जाते जाएँगे, सीमा नहीं है। अगर हम बात करें जो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है उसके हिसाब से तो सब लोग अफ्रीका से ही आए और दुनिया में अलग-अलग जगहों पे चले गए। ऐसे देखा जाएँगे तो वो यहाँ पे आके सेटल हो गए ना। शक, कुषाण, सिथियन सब लोग यहाँ पे आए, कुछ जगहों पे रूल किया, लेकिन जो रूल किया, डेवलपमेंट किया या जो भी किया वो यहीं पे रहे और यहाँ की धरोहर को वो कहीं लेके नहीं गए। कुछ ऐड ही किया है, अपनी मेहनत यहाँ पे की होगी बेसिकली। तो उनका ओरिजिनल होमलैंड जो था वहाँ पे वो वापस नहीं गए, यहाँ की पूँजी को लूट के लेके नहीं गए। कुछ लोग बाद में आए, लूट-पाट भी करी और कुछ चले भी गए, लेकिन ज़्यादातर जो शक, कुषाण, सिथियंस थे वो यहीं पे रह गए। ठीक। द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ के.पी. जायसवाल ले बाय एक्सप्लॉइटिंग द मिथ ऑफ इंडियन डेस्पोटिज्म। ये एक बात इन्होंने, ये इनका बड़ा योगदान ये रहा कि के.पी. जायसवाल ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि इंडिया में डेस्पोटिज्म था, ये बातें निहायत ही झूठी हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियंस की, कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने कहा था ना कि डेस्पोटिक रूल है, ऐसे निरंकुश तानाशाही प्रवृत्ति के राजा रहे हैं भारत में। उन्होंने कहा कि नहीं, प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर आप देखेंगे ढंग से, महाजनपद पीरियड में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी रिपब्लिक्स थे। उन्होंने हिंदू पॉलिटी 1924 में लिखी, उसमें बताया उन्होंने कि महाजनपद पीरियड में वजी जैसे रिपब्लिक थे, जहाँ पे 5-5 राजा मिलकर काम करते थे, रूल करते थे। हालाँकि आज का रिपब्लिकन स्टेटस अलग तरीके का होता है। आज रिपब्लिकनिज़्म अलग है।
आज तो चुन के, वोट डाल के आप अपना लीडर चुनते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय अलग तरीके का रिपब्लिकिज़्म था और इसने ये कहा कि लोगों के पास अधिकार थे, भई सभा समिति जैसी संस्थाएँ थी, राजा के पास कुछ सहयोग करने के लिए, उसको सलाह देने के लिए सलाहकार हुआ करते थे, कुछ उसके अलग-अलग लोग हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि वो डेस्पोटिक था, अपनी मनमर्जी चलाता था, ऐसी बात नहीं है। फिर एक बात और है कि जायसवाल के ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने नेशनलिस्टिक आइडियाज़ को थोपने की कोशिश करी एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कि उसमें भी नेशनलिज्म का एक कहीं न कहीं भाव था और कहीं न कहीं उन्होंने ये कहा कि हम सब में पहले से ही नेशनलिज्म के प्राइड का भाव था। तो उन्होंने कुछ चीज़ों को बेसिकली अपने नेशनलिस्टिक आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए और उस समय की डिमांड को प्रमोट करने के लिए ऐसा कहा होगा। लेकिन ऐतिहासिक तौर पे अगर देखा जाए एक स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसने उन्हें यूएन घोषाल जैसे दूसरे हिस्टोरियंस ने जो है क्रिटिसाइज़ किया है कि भई ऐसा नहीं था, आप जो चीज़ें बता रहे हैं वो ओवर करके बता रहे हैं। ठीक? तो उस समय का जो रिपब्लिकिज़्म था, वो अलग तरीके का था, आज के रिपब्लिकनिज़्म से उसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। पहले अलग तरीके से चीज़ें थी और अब अलग है। अब बात करते हैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले हिस्टोरियंस से, जिसकी तरफ ये हुआ, जैसे ए.एल. बाशम हुए। अब यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कुछ ऐसे हिस्टोरियंस को भी जो कि आर.एस. शर्मा मानते हैं कि वो नॉन पॉलिटिकल थे, लेकिन कहीं न कहीं वो लेफ्टिस्ट अप्रोच के थे या कहीं न कहीं उनका जो है मार्क्सवादी विचारधारा की तरफ थे। उनका एक अलग तरीके का सिस्टम था, वो अलग तरीके से इतिहास को देखते थे। उनका ये मकसद नहीं था कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही पूरा देखें, डायनेस्टी ऑर्डर ही देखें, वो समाज को जानना चाहते थे, इकोनॉमी को जानना चाहते थे, क्लास डिवीज़न को जानना चाहते थे कि समाज में वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था का समाज पे क्या असर पड़ा और एक तबका समाज का कैसे पिछड़ गया, स्त्रियों की स्थिति कैसे बिगड़ गई, उसके ऊपर उन्होंने रखा। मेटलिस्टिक चीज़ों के ऊपर उन्होंने ध्यान ज़्यादा देना शुरू किया। ए.एल. बशाम जो थे, उन्होंने क्या किया कि एंशिएंट इंडिया को मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करी सबसे पहले। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि आज का ढांचा कैसा है, उस समय का ढांचा कैसा था। तो मेटलिस्टिक फिलोसॉफीज़ और हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो हैं, जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म वगैरह, इनके ऊपर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। ठीक है? उनको इस चीज़ में काफ़ी क्यूरियोसिटी थी और इसमें वो जानना चाहते थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी, ये किताब है मेरे पास भी, हालाँकि मैंने अभी तक पूरी पढ़ी नहीं है। द वंडर ऑफ दैट वाज़ इंडिया। द वंडर दैट वाज़ इंडिया 1951 में किताब लिखी। कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में थी ये भारत के, कि उस समय भारत कैसा था, कौन-कौन सी फिलॉसफी थी, कौन-कौन से एंगल थे, किस तरीके का कल्चर था भारत में। तो उसके ऊपर इन्होंने बातें लिखी। और जो वी.ए. स्मिथ और ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो चीज़ें लिखी थी, प्रिजुडिस होके कि ये तो स्पिरिचुअलिज़्म के पीछे अंधे थे, आगे की लाइफ की सोचते थे, इस जीवन का नहीं सोचते थे। उन सब चीज़ों को इन्होंने एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि वो प्रिजुडिस होके लोगों को उस तरह से देखते थे। समझते नहीं थे कि सच में इंडियंस कैसे थे और उस इंडियंस के जो लाइफ़स्टाइल है और उनके जीवन को समझाने के लिए, जीवन शैली के लिए ये किताब बड़ी अच्छे से काफ़ी पॉपुलर भी हुई। बशाम की किताब के बाद एक और किताब लिखी गई डी.डी. काश्मी के द्वारा। डी.डी. काश्मी को वैसे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के तौर पे देखा जाता है। इन्होंने किताब लिखी द कल्चर एंड द सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट इंडिया इन द हिस्टोरिकल आउटलाइन। इस किताब के अंदर इन्होंने दो हिस्टोरिकल आउटलाइन, एक किताब 1965 में और एक किताब लिखी थी स्टडी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री 1957 में। 2 किताबें हैं, उनका ये मिश्रण है, डी.डी. काश्मी की बुक है। काश्मी ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि मेटलिस्टिक इंटरप्रिटेशन जो है हिस्ट्री का, उसको इन्होंने देखा। कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं उनको उनसे प्रभावित थे ही, और इन्होंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को का जो व्यू है, उसकी सोसाइटी को, उनकी इकोनॉमी को, उनके कल्चर को इंटीग्रल पार्ट माना, एक ड्राइविंग फोर्स माना कि भाई प्रोडक्शन, रिलेशन, ये सब चीज़ें, सोसाइटी, इकोनॉमी, ये ज़रूरी हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है और हैं भी, सही बात है। जानना ज़रूरी है कि उस समाज का, उस समय की सिर्फ राजनीति को जानना ही इम्पोर्टेंट थोड़ी होता है इतिहास में, कि भाई कौन राजा कौन समय रूल कर रहा था। उससे भी ज़्यादा है कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय की इकोनॉमी कैसी थी, उस समय का कल्चर कैसा था, लोगों का रहन-सहन कैसा था, प्रोडक्शन कैसा होता था। मतलब ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो उसके ऊपर उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लास प्रोसेस और इसके ऊपर उन्होंने डिटेल में इस किताब में लिखा, डी.डी. काश्मी ने। ठीक? सॉरी। फिर यहाँ पे ये जो नॉन पॉलिटिकल या बैकग्राउंड के मान सकते हैं ये हिस्टोरियंस, इन्होंने इकोनॉमिक और इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया। इनमें इन्होंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और एंथ्रोपोलॉजिकल जो एविडेंस है, एंथ्रोपोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ह्यूमन रेस का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवोल्यूशन हुआ है, इन चीज़ों के साथ
प्राचीन टेक्स्ट को जोड़ के देखा। अब ये ज़रूरी भी चीज़ है, प्राचीन टेक्स्ट में अगर कोई इस बात लिख दी गई है, चाहे किसी भी टेक्स्ट में हो, उसको यूँ का त्यों सही मान लेना भी तो सही नहीं है, उचित नहीं है। उनके साथ कंपैरिज़न करा जाए। अब ये कह दिया जाए, किताब में लिखा जाए कि प्राचीन समय पे, आज से तकरीबन 4000 साल पहले, मानव जो है वो 20 फीट की हाइट का हुआ करता था। आप मान लेंगे क्या? आप किताब में पढ़ के मान लें तो कहते हैं क्या हो पता हो सकता है। लेकिन आप अगर इवोल्यूशन को जानते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस को जानते हैं, आर्कियोलॉजी को समझते हैं, तो इस तरीके की बातों को नहीं मानेंगे। तो विज्ञान, तर्क और पुराने टेक्स्ट को साथ में लेके हम इतिहास के किसी नज़रिए पे, किसी मतलब अंत पे पहुंच सकते हैं, किसी उस पे पहुंच सकते हैं, नतीजे पे पहुंच सकते हैं, ऐसे ही नहीं। Western writers no longer insist that the all cultures element came to the Indian from outside. अब ये है आगे चल के नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ आते हैं ना, कि अब वेस्टर्न हिस्टोरियंस का भी पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया। ठीक है, वेस्टर्न हिस्टोरियंस भी धीरे धीरे समय के साथ साथ उनको ये चीज लगने लगी। देखिए, जब भारत आजाद भी हो गया, उसके बाद तो आजाद हो गया तो वो मंशा भी खत्म हो गई कि अब इनको रूल करना है। 1947 में आजाद हो गया, तो अब उनका था कि अब तो कम से कम वो इतिहास लिख देते हैं जो सही में है, जो हमें सही में लगता है। कहीं न कहीं पहले उनको जो सही भी लगता होगा, उसको भी उन्होंने अपने मन में रोका होगा, एक बार के लिए, कि नहीं, इनको अगर इनका सच बता दिया तो ये अपने आप को एम्पावर फ़ील करेंगे, एम्पावर फ़ील किया तो ये लोग हम इनके ऊपर रूल कैसे कर पाएँगे। तो उसके बाद इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बदला, साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हुआ, और बाकी इतिहासकारों ने भी जब इनका घेराव करना शुरू किया, तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। माना इस बात को कि सारे कल्चर्स एलिमेंट बाहर से नहीं आए, यहाँ पे भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे, बहुत सारी बड़ी-बड़ी सभ्यता थी, फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट भी हुआ। कुछ चीज़ें उसकी मानी, पूरी नहीं मानी तो भी क्या हुआ। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि भारत में जो प्राचीन टेक्स्ट हैं, वेद, वो भी इतने पुराने माने जाते हैं, 1500 बीसी के। रिटन में नहीं, लेकिन श्रुति के तौर पे 1500 बीसी से पुराने, 1500 बीसी के आसपास के अभी माने जाते हैं, और भी पुराने हो सकते हैं। तो उसमें फिलोसॉफिकल एंगल्स में है। वेस्ट में फिलोसॉफी का जन्म 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग शुरू हुआ है। भारत में ये सब चीज़ें पहले से चल रही हैं। तो रिलीजियस आइडिया, रिचुअल्स, कास्ट, किनशिप ट्रेडिशंस, भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो भारत में पहले से थी, और इनके ऊपर उन्होंने कहा, डिस्कस किया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होने लग गया कि स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी की तरफ अब इतिहास बढ़ने लग गया था। अब बात आती है कि देखिए, चाहे वो इतिहासकार हों जो कि एक्सट्रीम नेशनलिस्ट थे, चाहे वो कॉलोनिस्ट हो जिनका ये था कि भारतीयों को डिमीन करना है और रूल करना है, दोनों से ही भारत का तो कोई डेवलपमेंट होगा नहीं। आज के समय पे भले ही नेशनलिस्ट लोगों की अप्रोच से उस दौर में भारत के आज़ाद के होने की तरफ एक कदम होगा, आगे की तरफ था कि भाई ठीक है, हमें आज़ाद होना है तो राष्ट्रवादी होना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा, और एक राष्ट्रवाद की भावना दिमाग में रहती है। लेकिन आज के समय अगर हम अपने आप को सुपीरियर ही माने कि हम तो हमेशा से महाशक्ति थे, हम तो हमेशा से दुनिया के विश्व गुरु थे, इस तरीके की जो चीज़ें माने, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों में भारत ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, कुछ में पिछड़ा भी। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चरल सरप्लस बहुत ज़्यादा भी हुआ करता था किसी ज़माने में। दुनिया की बहुत बड़ी यूनिट थी ये, सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। लेकिन बाद में हम पिछड़े भी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और उस दौर में जब हम कॉलोनियल पीरियड में थे, हमारे अंदर काफ़ी सारी कुछ कमियाँ भी थी। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको हमें एलिमिनेट भी करना है एक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिमीन करके देखना हमारे पूर्वजों को कि उसमें कुछ भी दम नहीं था, ये भी गलत है। और ये बताना कि वो सबसे महान थे, ये भी गलत है। बस हमें जानना है सच, कि वो कैसे थे, कैसे हम यहाँ पे पहुँचे जहाँ पे आज के हम समय खड़े हैं। हमारा चाहे फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हो, चाहे हमारा राजनीतिक जो ढांचा है जहाँ पे खड़ा है उसकी बात हो, चाहे सोशल स्ट्रक्चर हो जहाँ पे भी खड़ा है, तो उसकी स्थिति यहाँ तक कैसे पहुंची, एंशिएंट पीरियड से, मिडाइवल पीरियड से और मॉडर्न पीरियड से होते हुए। ठीक। तो डीडी काशमी, आर एस शर्मा, जिसके बारे में ये स्लाइड और ये वाला आपको नहीं मिलेगा आर एस शर्मा में, तो इसकी बात करें तो ये इन्होंने क्लास बेस्ड सोसाइटी के ऊपर बात करी ज़्यादा। इनका इसके ऊपर फोकस था मेटल कंडीशंस के ऊपर बात करी, और हिस्टोरिकल प्रोसेस के ऊपर इन्होंने क्लास बेस्ड तरीके से जो शेप हुआ हिस्टोरिकल प्रोसेस, उसके ऊपर ज़्यादा बात करी। इनके जो क्रिटिक हैं वो ये कहते हैं कि जैसे इंडियन फ्यूडलिज्म नाम की बुक लिखी थी आर एस शर्मा ने, इन्होंने कहा कि देखिए ये बात जो है वो भारत में अप्लाई नहीं होती। जो मार्क्सिस्ट कैटेगरी, जो मार्क्सिस्ट विचारधारा और मार्क्सिस्ट तरीका है, यूरोप में जो चीज़ें लागू हुई, यूरोपियन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान जो स्थिति थी, जिस तरीके का फ्यूडलिज्म था उससे पहले और उस दौर में, यूरोपियन फ्यूडलिज्म को मैं पढ़ा चुका हूँ आपको सिस्टम, वैसा भारत में नहीं था। इंडिया के उस सिस्टम को जो उस समय था, उसको अलग दृष्टिकोण से देख लिया है आर एस शर्मा ने, और उस चीज़ से कई हिस्टोरियंस जो हैं वो उनसे वाकिफ़ नहीं है, उनसे
सहमत नहीं है, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को, हिस्टोरी के कुछ कुछ चीज़ों को उन्होंने थोड़ा सा दरकिनार किया इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने, और ओवर सिंप्लीफाई कर दिया कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, कुछ चीज़ों को बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर दिया इंडियन सोसाइटी में जो कॉम्प्लेक्स थी, और उससे क्या है कि चीज़ें कुछ ऐसी निकल के आती हैं जो कि कभी लगता है कि ये जर्नलाइज़ हो गई हैं। तो जर्नलाइज़ ना होने करा जाए उसके लिए थोड़ा-सा और डिटेल में जाना चाहिए था, ऐसा लगता है जो क्रिटिक है उनको। अब कम्युनल अप्रोच की बात करें, जो लास्ट है हमारी। कम्युनल अप्रोच बेसिकली यानी कि क्या है? एक संप्रदाय विशेष को कहीं न कहीं सपोर्ट करती है या अग्रेसिव होती है, थोड़ी-सी इर्रेशनल होती है। एंशिएंट इंडिया को एक ही चश्मे से देखना कि ये तो हमारा देश है, हम यहाँ के नेटिव हैं, हमारा ही था सब कुछ, यहाँ के रिसोर्सेज़ हमारे थे। द्रविडियन वर्सेस आर्यंस के बीच में फाइट होना, ये सब जो चीज़ें हैं, स्कॉलर्स के बीच में लड़ाई होना, ये जो कम्युनल अप्रोच है, ये 1980 के दौर से आपको नज़र आती है, जिसमें हिंदुइज़्म और हिंदुइज़्म के विरोध में और कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ, आर्यन वर्सेस द्रविडियन, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। ये जो हैं, इनसे भी कोई ज़्यादा नतीजा निकलना नहीं है। इसमें एक अपने आप को श्रेष्ठ बताएगा, एक दूसरे को डिमीन करने की कोशिश करेगा, ये चीज़ें होती हैं। कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने भी ये चीज़ कोशिश करी कि उन्होंने भारतीयों के अचीवमेंट्स को डिग्रेड करने की कोशिश करी, और आज के समय पे भी ऐसी चीज़ें कई हिस्टोरियंस ऐसा करते हैं, जो कि ये कोशिश करते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन बताया कि इस तरीके की अप्रोच भी चल रही है, जिसमें उसी तरीके की चीज़ें जैसे कॉलोनियल और नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे, उनके क्या थे कि कि भई कॉलोनियंस का क्या था कि डिमीन करना है, रूल करना है। नेशनलिस्ट का क्या था कि देश को आज़ाद कराना है, सोशल रिफॉर्म्स करने हैं और हम अपने आप अपनी पुराने जो पूर्वज थे उनको एस्टैब्लिश करके दिखाना है, उनको ग्लोरीफाई करना है। और आज के समय पे भी अगर कम्युनल अप्रोच हो जाएगी और इर्रेशनल अप्रोच हो जाएगी, तो उससे हम किसी रैशनल और प्रोफेशनलिज़्म की तरफ तो जाएँगे नहीं, और ना ही देश का कोई ज़्यादा भला करेंगे। प्राचीन काल में क्या हुआ, उस चीज़ को गलत बता के क्या आज देश का विकास किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसलिए आर. एस. शर्मा कहते हैं, जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में भी, कि हमें सारे मिथ्स, लीजेंड्स से परे हट के ये चीज़ तो तय करनी ही होगी कि हमारे समाज में क्या अच्छी चीज़ें थी जिनको हम आगे लेके जा सकते हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो कि जिनको रिड ऑफ कर देना चाहिए, जिनकी ज़रूरत नहीं है समाज में। आज का समाज जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, बहुत सी ऐसी प्रथाएँ थी हमारे समाज में, उन प्रथाओं को हम हटा ही रहे हैं ना। चाहे सती प्रथा को अबॉलिश किया, विधवा विवाह को लागू किया, चाहे दहेज प्रथा को अंत किया, पर्दा प्रथा को खत्म किया। तो ये प्रथाएँ खत्म करते जा रहे हैं समय के साथ-साथ। क्यों? क्योंकि उनकी ज़रूरत है देश को आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेसिव होने के लिए। तो ये बातें जो हैं, इस तरीके की चीज़ें हुई। और ये बात है कि लेटर और प्ले मिथ एंड लीजेंड्स आर्ग्यूइंग द एक्जिस्टेंस ऑफ राम्स अयोध्या विदाउट हिस्टोरिकल एविडेंस, ये बात है। हालाँकि हिस्टोरिकल एविडेंस सपोर्ट करते हैं, लेकिन आर. एस. शर्मा जो हैं, इस तरीके की चीज़ों पे कहते हैं कि नहीं, उनके हिसाब से राम इज़ अ लीजेंड। मतलब बेसिकली जिनका वो हिस्टोरिक फिगर के तौर पे उनको नहीं देखते हैं। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि इस तरीके की चीज़ें होती है। कम्युनल अप्रोच में क्या होती है कि चीज़ें सीधा-सीधा लोग लिखने जाते हैं कि ये इसकी जन्मभूमि है, ये इसका ये है, और इसकी वजह से लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। कम्युनल हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब इसकी वजह से हो सकती है। हालाँकि राम मंदिर बन गया, जन्मभूमि पे अयोध्या में बन गया, और एक लंबे प्रोसेस के बाद और कई सारे उसके बाद एविडेंस और जो भी चीज़ें प्रूव की गई उसके बाद ही वो बना। तो वो एक अलग इश्यू है। कम्युनल हार्मनी भी डिस्टर्ब नहीं हुई, इसके लिए तो अच्छी बात है, तो बहुत सही, ठीक है। उसके बाद कास्ट सिस्टम जो है, सोशल इनइक्वालिटीज़, इन तरीके की चीज़ों को कई लोग सपोर्ट करते हैं कि कास्ट सिस्टम तो वो तो जन्मजात होता है, वो तो होना ही चाहिए, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, ये तो सही है, वो है। बहुत से लोग इस चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो वो बात को जो है यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उसके बाद ये है कि पेंटेड ग्रे वेयर, जिसको पीजीडब्ल्यू कहा जाता है, उसको पहले माना जाता था कि ये तो बाहर से आउटसाइड पोएट्री है, जो बाहर के लोगों के साथ आई। वैदिक पीपल जो हैं वो बाहर से आए, कई लोग इस चीज़ को मानते हैं कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को तो ज़्यादातर माना ही जाता था। आज के समय इंडो आर्यंस को इंडिजीनियस लोगों के तौर पे माना जाता है, और बहुत से लोग इस थ्योरी को मानते हैं कि इंडिजीनियस थे, भारतीय थे इंडो आर्यंस, वैदिक रिलीजन के मानने वाले लोग यहीं के थे, यहीं से दूसरी जगह गए हैं, और उसके लिए भी कई सारी थ्योरी दी जाती है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया भी था आर्यन माइग्रेशन थ्योरी और इसके ऊपर, तो मैंने उसका वो पॉइंट ही ज़्यादा बताया था जिसमें जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं इस चीज़ को कि क्या है उनका तर्क, और जो उस आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं उनका भी मैंने पॉइंट ऑफ व्यू बताया था, लेकिन ज़्यादा वो, क्योंकि वो तो मानने ही है, सर्वमान्य माना जाता है कि आर्यंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे माइग्रेट करी, लेकिन जो नहीं मानते उन्होंने क्या-क्या तर्क दिए हैं उसकी बात हमने करी थी।
उसके बाद मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरेनर्स के तौर पे ही देखते हैं। हालाँकि भारत से भी बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपना धर्मांतरण किया। मुस्लिम्स में कन्वर्ट हुए, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हुए, जो भी उनके रीजन्स थे उसकी वजह से वो हुए, लेकिन सब जो है वो फॉरेनर्स नहीं हैं ऑब्वियसली। तो बहुत सारी चीज़ों तरीके के जर्नलाइज़ेशंस होते हैं, जिसको यहाँ पे आर एस शर्मा जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये जो है आर एस शर्मा की सारी कम्युनल अप्रोच वाली लाइन्स हैं, इसमें उन्होंने इस तरह से चीज़ें बोली हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ों से आप शायद सहमत ना भी हों, चाहे आप नेशनलिस्टिक अप्रोच वाली बात हो या कॉलोनियलिस्ट अप्रोच की बात हो या लास्ट में आपकी कम्युनल अप्रोच वाली, नॉन पॉलिटिकल वाली, लेकिन यहाँ पे उस दृष्टिकोण से देखा जाता है। ठीक है, हिस्टोग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट विषय है, इसके ऊपर हम जब बात करेंगे कभी, तो मल्टीपल लेक्चर्स लगेंगे, लेकिन अभी आपको समझ में आ गई कि एंशिएंट हिस्ट्री की हिस्टोग्राफी कैसे लिखी गई है अलग-अलग हिस्टोरियंस के द्वारा। क्रोनोलॉजी की बात करें तो 3 मिलेनियम बीसी यानी कि 3000 बीसी में, मिलेनियम मतलब हज़ार होता है, 3000 बीसी के आसपास इंडस कल्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है। वहाँ पे राइटिंग्स लिखनी शुरू हुई, लेकिन उनको अभी तक डिसिफाइड नहीं किया गया है, उनको डिकोड नहीं किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है उसको कोई अभी तक डिकोड नहीं कर पाया है। ऋग्वेद लिखा गया था तकरीबन 1500 से 1000 बीसी के बीच में, लिखा नहीं मतलब श्रुति के तौर पे उसका डेवलपमेंट हो गया था, फिर धीरे-धीरे उसको आगे कंपाइल किया गया। फिर 1000 से 500 बीसी के बीच में यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यही वेद लिखे गए। फिर ब्राह्मणास, आरण्यकास, उपनिषद, ये सभी चीज़ें आई। उसके बाद श्रवसूत्र और गृह सूत्र जो हैं, ये सूत्र लिखे गए उस समय 600 से 300 बीसी के बीच में। फिर 6th सेंचुरी बीसी में महावीर और गौतम बुद्धा का जो है काल होता है, उस समय उनका लिटरेचर आया, जैनिज्म और बुद्धिज्म के सारी चीज़ें सामने आई। उसके बाद धर्मसूत्र लिखे गए 500 से 200 बीसी के बाद में, 450 बीसी के आसपास ग्रामर लिखी गई पाणिनि के द्वारा। उसके बाद महावीर और बुद्धा का जो है 5th सेंचुरी बीसी में आपको जो है कॉन्टेक्स्ट मिलता है, आर्कियोलॉजी में मिलता है। फिर अलेक्जेंडर का इन्वेजन 326 बीसी में हुआ। बड़ी घटनाएं की बात कर रहे हैं हम आर्कियोलॉजी में, हर चैप्टर के बाद आपको थोड़ी क्रोनोलॉजी मिलेगी यहाँ पे। 322 में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सक्सेशन करता है, थ्रोन पे बैठते हैं। उसके बाद डेसिफ्रेबल राइट इंडियन राइटिंग्स 3rd सेंचुरी बीसी में आपको ये राइटिंग्स मिलती हैं, डेसिफ्रेबल राइटिंग्स यानी कि जिनको पढ़ा जा सकता है, जिनको माना जा सकता है। फिर 57 से लेके 8 बीसी के बीच में विक्रम संवत का पीरियड आया। 57 बीसी में शुरू हुआ, विक्रम संवत कैलेंडर अभी भी चलता है, 57 बीसी में शुरू हुआ जो। 1st सेंचुरी बीसी में हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शंस खारवेल ऑफ खारवेल कलिंग में लिखे गए। ये हाथी गुम्पा के जो कलिंग वाला जो था वहाँ पे लिखे गए, खारवेल राजा था उस समय। फिर 1st सेंचुरी बीसी में अर्ली पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है कंपाइल किए गए श्रीलंका में, श्रीलंका तक पहुंच चुका था बुद्धिस्ट रिलीजन। आपको पता होगा कि सम्राट अशोक के बेटे और बेटी महेंद्र और सहमित्रा जो है वो श्रीलंका तक गए थे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। फिर सीई की बात करें यानी एडी यानी पोस्ट जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो समय है, उसमें अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, उसको कंपाइल किया गया फाइनली 1st सेंचुरी सी में। अब कौटिल्य का जो दौर था वो तो चंद्रगुप्त के समय से शुरू होता है और अशोक के अर्ली पीरियड तक माना जाता है, लेकिन कौटिल्य या चाणक्य या जिनका नाम है वो जो है अर्थशास्त्र लिखते हैं, जो कि एक पॉलिटिकल बुक थी। अर्थशास्त्र वैसे आज के समय अर्थशास्त्र मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स वो नहीं, अर्थशास्त्र उस समय जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रखी थी, मेनली उस समय के ढांचे की बात हो रखी थी, वो 1st सेंचुरी सी में कंपाइल किया गया। फिर 57 सी में शक संवत कैलेंडर की शुरुआत हुई और ये कनिष्क का दौर माना जाता था। उसके बाद आगे चल के 80 से लेके 115 के बीच में इथेरिशियन सी जो है उसका पेरिप्लस जो है वो शुरू हुआ। फिर टोलमी की जियोग्राफी सामने आई 150 सी के सामने। फिर गुप्ता एरा शुरू हुआ 319 में चंद्रगुप्त प्रथम के समय पे ट्रू महीने में। फिर 400 सी में महाभारत, रामायण और मेजर पौराणिक जो टेक्स्ट है उनको कंपाइल किया गया। वो थे पहले से लेकिन श्रुति के तौर पे अब कंपाइल किया गया। फिर 4th सेंचुरी सी में अर्लीस्ट इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट फाइंड हुई सेंट्रल एशिया में। फिर 5th सेंचुरी सी में फाइहान भारत आया। फाइहान आपको पता है चाइनीज यात्री था जो कि बुद्धिज्म को समझने के लिए भारत आया था। फिर 6th सेंचुरी सीई में प्राकृत जैन टेक्स्ट जो है वो फाइनली कंपाइल किए गए वल्लभी में। फिर 7th सेंचुरी सीई में आपको हेनसांग की विजिट का पता चलता है, वो भी हर्षवर्धन के कोर्ट में आया था और हेनसांग के उसी समय हर्ष चरित्र लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। फिर 11वीं शताब्दी सीई में मुशिका वंश जो है अलुटा के द्वारा लिखी गई। फिर उसके बाद विक्रम
विक्रम देवचरित्र जो है बिल्हाना ने लिखी थी 11वीं-12वीं शताब्दी में। फिर रामचरित्र जो है वो 12वीं शताब्दी में लिखी गई संतकारा नंदी ने, और रजत रंगिनी लिखी गई कल्हण के द्वारा। फिर आगे आप देखेंगे कि 1837 में जो है अशोक के इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले डिसिफर किया गया जेम्स प्रिंसेप्स के द्वारा। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, जेम्स प्रिंसेप्स ने ही सबसे पहले अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगले वीडियो में हम इतिहास निर्माण और उसके स्रोतों की बात करेंगे कि किस तरह से इतिहास को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आर्कियोलॉजी हुई, राइटिंग्स हुई, इंस्क्रिप्शंस हुए, मैन्युस्क्रिप्ट्स हुई, उनकी बात करेंगे। ठीक है, उनका क्या रोल रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो आप घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए जो है कोर्सेज़ को भी असेंबल करके रखा गया है कि आपको वीडियो लेक्चर तो मिलेगा ही, उसका नोट्स भी मिलेंगे, उससे रिलेटेड टेस्ट भी मुहैया कराए जाएंगे। बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।